जाओगे नहीं क्या नाम है बेटा आपका? जयन। सर भूल गए थे सर, बिना मास्क का है। अच्छा मास्क के बिना पता नहीं चल पाता ना। आधा चेहरा याद है। अब मैं नीचे को कंबाइन कर रहा हूँ तो मैंने सोचा जयन सर नीचे क्या कर रहे हो? कंबाइन ऊपर से इतना चेहरा ही मैंने देखा है। सर वो आज एक अंकल आए थे, पता नहीं पूछे फर्स्ट सेकंड थर्ड को ट्यूशन पढ़ाना है। हाँ। मैंने कहा पढ़ाएंगे तो शायद फिर भी आप पूछ लो। सर आप नहीं पढ़ाते हैं? नहीं। सर क्या सिर्फ ABCD लिख के दे रहे हैं? 2 + 2 4। चलो। We cannot imagine a world without printed matter. We first find evidence of the prints in book, journal, newspaper. So it was the first time when the paper was made in China. सबसे पहले पेपर कहाँ बनाया? नहीं तो उसके पहले तो लीव्स में ताड़ पत्रों में लिखा जाता था। तो अभी तो हम बिना प्रिंट कल्चर के या इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा कोई वर्ड इमेजिन कर सकते हो जिसमें बुक्स ना हो? So however we read printed literature, see printed image, और ये जो हमारे यहाँ का नेशनलिज्म मूवमेंट हुआ है तो वो भी प्रिंटेड मीडिया का उसमें बहुत यूज रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं तो हमारे अपने न्यूज़पेपर्स और ये सब थे जिसकी वजह से मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह और नेशन वाइड फैला। तो प्रिंट कल्चर का यूज रहा ही है। दिस प्रिंट हैज अ हिस्ट्री व्हिच हैज शेप्ड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये इस प्रिंट की अपना एक इतिहास है जिसने समसामयिक विश्व में प्रभाव डाला। कंटेम्पररी वर्ल्ड यानी उस समय का वर्ल्ड। जब प्रिंट कल्चर आया तो उस समय बहुत तेजी से एक जगह की चीज दूसरे जगह को पता चली। अदरवाइज लोगों को वर्ल्ड के बारे में ज्यादा पता नहीं था। ठीक है कि किताबें लिखी जाने लगी, वे इंसान आया, चीनी आती, उसके बाद से रियल हिस्ट्री आई है। एक तरीके से प्रिंट कल्चर के बाद ही तो आई है। ठीक है। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एंड कोरिया। दिस वाज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। सो अर्लियर बुक्स, पहले तो क्या था, पेपर का आविष्कार हुआ। आफ्टर दैट हैंड प्रिंटिंग वाज डन, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट। बुक्स वर रिटन बाय हैंड और उसके लिए काफी लोग पैसा देते थे। और ये कैलीग्राफी वर्ड तो वहीं से आया कि सुंदर राइटिंग। जैसे एक होता है कैलीग्राफी और एक होता है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का क्या मतलब होता है कि भद्दी राइटिंग, और कैलीग्राफी का क्या मतलब होता है अच्छी राइटिंग। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कैलीग्राफी वर्ड वहीं से आया हुआ है प्रिंट कल्चर से ना। आफ्टर दैट क्या समझ आएगा हिंदी में ऐसे कम पिक्चर देखो, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। So now हैंड प्रिंटिंग चलने लगी। ठीक है। Now from AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there against the inked surface of wood block. So books in China were printed by rubbing paper, यानी ऐसे हैंड ब्लॉक थे जैसे ठप्पा नहीं लगाया जाता है। तो उससे उसमें पहले क्या करा जाएगा, एनग्रेविंग की जाएगी, फिर उस ब्लॉक से कई कापियां छापी जाती थी। अगर 100 पन्ने छापने हैं तो 100 हैंड ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। कितना डिफिकल्ट। सर हैंड ब्लॉक 100 क्यों? हैंड ब्लॉक एक ऐसा होता है ना जैसे स्टैम्प जायसवाल क्लासेस, वैसे ही हैंड ब्लॉक में लिखो उल्टा और जब छापो तो सीधा। सर हैंड ब्लॉक तो ज्यादा बनाने पड़ते हैं ना 100 से, क्योंकि हर एक वर्ड का अलग अलग होता है ना। वही हाँ, हैंड ब्लॉक मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कि किसी भी चीज के लिए ब्लॉक में और एक हैंड ब्लॉक एक ही बार काम कर सकता है। वुडन हैंड ब्लॉक तो एक बार ही काम करेगा, उसमें अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स नहीं होता। नहीं मतलब जैसे एक बार तो सर लेटर तो उससे कितना भी लिखो, कितने भी छापो ठप्पे, जैसे साड़ियों में प्रिंट होता नहीं वो ब्लॉक प्रिंटिंग। एक लेटर का जैसे एक लेटर तो क का वही एक या अल्फाबेट तो का बना वो फिर दो ना। बाद में मैनिपुलेशन हुआ है कि लेटर वाइज बनाना, लेकिन जो वुडन के होते हैं
तो वो एक साथ बनाना पड़ता था, काफ़ी डिफिकल्ट था। वो उससे भी पहले की बात की जा रही है कि कोई भी चीज़ छापनी होती थी तो उसका हैंड ब्लॉक बनता था। तो लोग हमारे जैसे As China has bureaucratic system, the books for civil service exams were printed in vast number under the sponsorship of imperial state. तो उस समय ब्यूरोक्रेसी थी, अफसरशाही थी, तो वहाँ पर जो भी होती थी बहुत सारी किताबें छपती थी इंपीरियल स्टेट और शाही निगरानी में सेंसरशिप थी, तो सब किताबें एक जैसी होती सर चाइना में क्या? चाइना में। तो बाई द 17th सेंचुरी एन अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन इंडिया, तो फिर शहरीकरण हुआ धीरे धीरे वहाँ पर। एंड प्रिंट बिगेन टू बी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम। पहले तो ये क्या था कि जो रीडिंग और प्रिंटिंग था ये केवल नॉवेलिटीज में ही प्रचलित था। किताबें लिखना, किताबें पढ़ना ये शाही परिवारों के शौक माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्बनाइजेशन हुआ। अब शहरीकरण में सबको किताबों की जरूरत पड़ने लगी तो इसको चीपर करना पड़ा। सो रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम लीजर एक्टिविटी। जिसके पास समय नहीं है वो रीडिंग करे, अदरवाइज तो मजदूर लोग काम कर ही रहे हैं, उनके पास रीडिंग के लिए समय नहीं है। लीजर का मतलब है योर स्पेयर टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रीडिंग बुक्स ओनली। So that is fictional narratives, poetry, autobiographies, anthologies of literary masterpieces and romantic plays. Anthology का मतलब किसी के बारे में इतिहास, कोई बहुत मास्टरपीस है तो उसके बारे में लिखना। एक होता है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, और किसी के बारे में लिखना जो बहुत अच्छा है तो एंथोलॉजी ऑफ मास्टरपीस। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कोई लिखे तो उसे एंथोलॉजी कहा जाए। सर बायोग्राफी भी तो बोलते हैं। हाँ, that is romantic plays were read and in great interest. This new reading culture was accompanied by new technology. When Western printing technique and mechanical presses were imported in the late 19th century. Though the paper was invented in China, but the printing machines were invented in Europe. तो यूरोप से उन्होंने मंगाई की डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है। सो आज भी ये जो रिम आता है ना J4 साइज का, जिसमें हम लोग जीरोक्स कराते हैं, अगर तुम अमेजन या कहीं पर देखोगे तो सबसे सस्ता रिम कोरिया का ही है। तो मतलब ये यहाँ 150 में पड़ता है, वहाँ 20 रुपए का रिम। लेकिन चूंकि एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़्यादा है तो इसको मंगाने का खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है, अदरवाइज उसका प्राइस कम है ना। सर और क्वालिटी भी मतलब अच्छी है। हाँ, क्वालिटी भी अच्छी है। सो इम्पोर्टेड that is Shanghai became the hub of new printing culture, and from hand printing there was a gradual shift to mechanical printing. पहले हाथ से जो प्रिंटिंग होती थी अब उसका स्थान मैकेनिकल मशीन से। जैसे मशीन में अभी भी तुम देखते हो कभी कि छपते हैं पंपलेट, वो ठक 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 एक एक पंपलेट गिरता जाता है, छपता जाता नहीं, इस तरीके से कई जगह है। कौन सी? जैसे कोई भी एक ऐसी मशीन होती है कि उसमें इतने सारे पेपर रख दिए तो उसमें मशीन गिरेगी तो वो एक ब्लॉक बना लेते हैं, तो वो जब उस पर एक छापेगी तो वो पेपर हटाते जाओ फिर दूसरे पे छापेगी, तो इंक उसमें लगा दी जाती है। तो अभी भी ऐसी मशीन यूज होती हैं यहाँ पर। किस चीज में? जैसे आपको पॉम्पलेट छपवाना है तो उसमें वैसे चलती है। आप इधर चले जाए तो मतलब सोस्ती गेट के आसपास के एरिया में अभी भी वो प्रिंटिंग प्रेस जो है यूज हो रही, जो बहुत पहले समय की है, ठीक है। तो शंघाई became the hub of new printing technology. Shanghai is the city of China, main city. तो वहाँ पर and from hand printing, now hand printing technology was introduced into Japan from China by the Buddhist missionary. Buddhist missionary एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। So they introduced in AD 768। तो हम पहले देखते हैं कि AD 594 यानी 600 के करीब में, 600 के करीब में चाइना में इसका विकास हुआ, और 758 का मतलब है 150 साल के बाद ये अब जापान पहुंच गई। तो चाइना के बाद अब जापान की कहानी बताई जा रही है। सर तो शंघाई जापान, शंघाई चाइना का, ठीक है। नाउ द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 868, और उसके बाद फिर और 100 साल आगे चले, यानी 100 से 800 साल यानी 250 साल बाद। तो द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र containing 6 sheets of text and wood cut illustrations। तो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र लिखे गए। तो सबसे प्राचीन वहां पर आप देखोगे मेडिवियल पीरियड में, मध्य युगीन
विश्व मध्यकालीन विश्व में ये देखने को मिलता है कि जापान में सबसे पहले ये 868 में पहली बुक निकली। नाउ प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड इन medieval Japan poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant। तो वहाँ पर बुक्स अवेलेबल थी। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। तो विजुअल मटेरियल, तो अगर वहाँ पर जो भी ऐसी किताबें सिर्फ लिखी नहीं जाती थी उसमें विजुअलाइजेशन भी होता था, इससे लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा कि चित्र के साथ पढ़ने की प्रक्रिया का विकास। नाउ थ्रू द सिल्क रूट चाइना पेपर रीच्ड यूरोप इन द 11th सेंचुरी। जैसे सिल्क रूट आता है हिमालय से ऊपर चल के और ईरान तक जाता है, तो धीरे धीरे जो चाइना की ये प्रिंटिंग थी टेक्नोलॉजी, ये धीरे धीरे अब कहाँ पहुँच गई? यूरोप पहुँच गई। यूरोप से टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँची प्रिंटिंग की, और ये जो प्रिंटिंग का सारा काम है ये इस तरीके से पहुँच गया। ठीक है। नाउ the paper made possible the production of manuscript carefully written by scribes। तो paper made possible the production of manuscript। मैन्युस्क्रिप्ट का समझते हो मतलब हस्तलिपि, हाथ से लिखा जाए तो मैन्युस्क्रिप्ट कही जाएगी। जो पुरानी हमारे यहाँ वेदांत है वो सब मैन्युस्क्रिप्ट है, हाथ से होती है ना एक पेपर को जो प्रिजर्व किया जाता तो ताम्रपत्र में, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हैंड रिटन। व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट? होता है और उसको प्रिजर्व करके रखा ही जाता था। तो पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं दीज वर हैंड रिटन। ठीक है। सो मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। सो ये जो भी स्क्राइब्स थे उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी। व्हाट डज इट मीन बाय स्क्राइब्स? सो skilled people who copy manuscripts। क्या लिखा है? skilled people who copy मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये जो है एक से कई कॉपियां बनाई जाने लगी। स्क्राइब्स का मतलब है जो अच्छे कैलीग्राफिक लोग थे, उसके लिए उनको बहुत पैसे लिखे जाते थे। कोई कहता था एक कॉपी मेरे लिए भी इसकी बना दो, तो वो ज़्यादा पैसे लेते थे, लेकिन लिख करके कहते थे हम 4 महीने या 6 महीने में तुम्हें इसकी एक कॉपी बना के दे देंगे। तो लिखते रहते थे दिन रात और दे देते थे बना। ऐसे इन 1295 सीधा 868 से 1295। तो सबसे पहले हमने देखा 598 AD। तो 594 AD में चाइना में प्रिंटिंग प्रेस आई। उसके बाद क्या हुआ? फिर जापान में ये जब फैली तो उसमें 768 से 770 तक, 768 से 770 AD में ये जापान में चली गई। तो चाइना में पहले आई, फिर जापान में चली गई। फिर जापान में पहली जो किताब है वो देखने 868 में पहली बुक वहाँ की लिखी हुई मानी गई। ये माना जाता है कि वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन जो इसमें फर्स्ट बुक ऑफ जापान, फिर 18वीं फर्स्ट बुक, और वो कौन सी बुक थी ये भी पूछा जाएगा। डायमंड सूत्र। हाँ, जापान, दैट इज डायमंड वाली पढ़ रही हूँ सूत्र, डायमंड सूत्र। ठीक है, बुद्ध के लिखे हुए उपदेश को डायमंड सूत्र। फिर 18वीं सदी के अंत में एडो में आई, है ना? 18वीं सदी के अंत में। अब इसके बाद क्या है कि 1295 में मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर, रिटर्न टू इटली आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। मार्को पोलो, जैसे कई बार है वेनसांग एक चीनी यात्री था, मार्को पोलो एक इटालियन यात्री था। वेनसांग चंद्रगुप्त के समय में भारत आया था, और चंद्रगुप्त के समय में उसने लिखा है कि दोनों तरफ छायादार वृक्ष थे, ऐसे ऐसे कई चीजें उसने लिखी हैं। तो वो चीज यानी हमारे इंडिया की हिस्ट्री चाइना की बुक से मिलती है। हमें इंडिया में वो चीज नहीं मिल रही डिटेल में, क्योंकि यहाँ बायस्ड थे। यहाँ जो लिखने वाले थे वो भाट लोग थे, वो राजा के बारे में या उनकी तारीफ में ही लिखते थे, कमी नहीं लिखते थे। लेकिन जो बाहर से ट्रेडर्स आते थे उन्होंने जो इंडिया के बारे में लिखा है वो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है। दे वर नॉट बायस्ड। यहाँ क्या कमी थी क्या अच्छाई थी वो जाके लिखते थे। जैसे हमने बताया कि वेनसांग एक चीनी यात्री था चाइना, तो वो यहाँ आया, ऐसा ऐसा था, ये कमियां थी, स्त्रियां पर्दे में। वेनसांग, सर इंग्लिश में तो एक और था ना सर जिसका नाम था XUANZANG।
ZANG यही है फिर, वही है XUZANG, वेन सांग में ये लिखा, ठीक है। नाउ अब जरा देखें कि नाउ इटालियन बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स। तो मार्को पोलो ने क्या किया, मार्को पोलो ने 1295 में चाइना के बारे में लिखा, ठीक है। तो इटालियन बिगेन प्रिंटिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक एंड टेक्नोलॉजी स्प्रेड, उन्होंने भी वुड ब्लॉक से ही छापा। यानी आप समझिए 1295 में यूरोप में प्रिंटिंग शुरू हुई, और वो भी वुड ब्लॉक से छाप रहे थे। जो चाइना कर रहा था ना वुड से छाप रहा, जैसे अभी भी देखते नहीं वुड ब्लॉक हाथ में लगाते तो मेहंदी लग जाती है, कई जगह जाओ तो वैसे ही वुड ब्लॉक प्रिंट। साड़ियों में जो छपाई होती है तो ऐसे फूल गढ़े जाते हैं, फिर उससे छपाई की जाती है। तो ये इटली में हुई फर्स्ट प्रिंटिंग इन इटली। इस तरीके से ये यूरोप पहुंच गई इटली में। अब जरा देखें, as demand for books increased, booksellers all over the Europe began exporting books to different countries. So यूरोप से फिर बुक्स सब जगह जाने लगी। Now but the production of handwritten, और शुरू में तो नॉवेल्स बड़ी प्रचलित थी क्योंकि नॉवेल सभी लोग पढ़ते थे तो ज़्यादा इधर उधर की। But production of handwritten manuscript could not satisfy the even increasing demands of books. लेकिन हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखी हुई बुक तुम्हें तो बहुत समय लगेगा और ज़्यादा लोगों को चाहिए, और हाथ से कब तक कौन कितना लिखेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता था। अनलिमिटेड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बिकेम, मतलब अल्टीमेटली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बिकेम पॉपुलर है। मैन्युस्क्रिप्ट की जगह का स्थान अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ने ले लिया, और वुड ब्लॉक की प्रिंटिंग होने लगी। वो जैसे मशीन ऑपरेटेड वुड ब्लॉक, पहले बनाओ फिर मशीन में रख दो फिर वो उठेगा। मशीन ऑपरेटेड होता हाथ से, मतलब जैसे वो चीज बार बार एक ही जगह मैकेनिकली आती जाएगी। वो मशीन ब्लॉक वाला थोड़ा तो वो तो हाथ से ही होता था ना। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करोगे, कुछ समय स्पिनिंग जेनी का भी यूज होता था, सब चीजें तो मशीन में जैसे हथकरघा नहीं हम लोगों ने कल देखा था कि आता जाता है, ऐसे ही वो आता ही जाएगी, बार बार गिरती जाएगी। पेज रखें गड्डी गड्डी, एक एक हटाते जाओ तो एक एक हटाते जाओ तो छप जाएगा। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट का स्थान किसने ले लिया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ने ले लिया। चाहे फिर तुम हाथ से करो या फिर मशीन से करो, लेकिन वो आसान तो है ना, बार बार तो नहीं लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हें 1000 प्रतियां छापनी है तो लिखने से अच्छा है बना ही लो। तो ऐसा किया जाने लगा। नाउ देयर वाज अ ग्रेट नीड फॉर क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी मेड दिस पॉसिबल। नाउ जोहान गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस। तो उसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई। वुड ब्लॉक को भी छोड़ना पड़ेगा। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब है कि वहां पर कुछ भी प्रेस किया जा सके, यानी वहां पर अब लेटर्स का अरेंजमेंट किया जा सके। जैसे लेटर्स होते हैं ना, उसमें लगाते जाओ तो वो प्रेस कर दे, फिर हटाओ फिर से लगाओ एक एक लेटर, तो उसके लिए बहुत लोग रखे जाएं। तो ब्लॉक में अलग अलग लाइन है, उसमें लेटर लगाओ। तो आपको मालूम नहीं, जैसे कि हमारे पास एक इसी तरीके का है, नहीं देखा नहीं, वो हमने थाईलैंड से ही मंगवाया है। कहाँ से? वही कहाँ से मंगाया? थाईलैंड। वो लीसा जी के यहाँ Oh, पे, yeah. लालिसा मनोबा। इसको ये फोटो जैतून पहनने की मशीन है। हाँ? ऑलिव ऑलिव प्रेस। देखा मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये देखो, ये फोटो का ये लेटर्स हैं, इसमें जो लगा हुआ है सब ब्लॉक बन जाएगा। सर एक बार करके देखें। हमारे हम लोग सब ये देखिए, अच्छा इसमें आपने जैसवाल प्रेस लगा रखा है? आज सॉफ्ट प्रेसर लगा रखा है, हम जब चाहें तो और कुछ लगा दें। ये देखो, ये अलग अलग लेटर्स हैं, तो उसमें जो सर लगा आपकी दें। बुक में लगा? हाँ लगाओ, हम दे रहे पेपर। ये तो इमोजीज काइंड ऑफ किया। ओ वाह, अच्छा ये तो हुए ये। वो जो उसमें आप देते हो। हाँ इसमें लगाओगे तो ओके अब जो लेटर तुम लगाओगे इसमें देख, 5 लाइन ये है, देख, पकड़, लग जाती ये है। पकड़, देख खाली है। और यहाँ पर उसका ही सर एक बार हमको भी दिखाओ। हमें भी क्या करें? समझ में आई बात की नहीं? बस ये इससे बंद, इससे सब अच्छा ये सर एक बार अच्छा, इसमें अलग अलग लाइन है, 5 लाइन है, जो मर्जी सो लगा दे। सर ये जैसवाल से हाँ ये अलग अलग लेटर्स है, और ये उस लेटर का
वो सर 1 मिनट ये वाला नहीं इमोजी। देखो, हाँ ओके, यहाँ पे वो ये स्माइल। देखो, ये अलग अलग रहता अब वो सर को ढूंढ के रखना पड़ेगा। ओह ऐसे होते हैं। है जो लगा सर 1 मिनट वापस दिखाइए ना। समझ आ गई बात नहीं? सर मैं पीछे वाले साइड में करूंगी, मैं कभी कभी उल्टा कर देती हूँ। सर मैं मेरे जैसे लोगों के लिए एक पेपर उठा रही हूँ। एंटरप्रेन्योर। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर सही मैं है सर, ये लो। तो ये किसने सर सबसे एक मिनट पहले दीजिए ना। सर ये यूरोप में सर गुटेनबर्ग। न्यूटनबर्ग, तो सबसे पहले ये आया, देख लिया ना आपने? ऐसा ना सर सही। अरे सर सो नाउ जोहान सर, इसमें गुटेनबर्ग जेनेट डेवलप, इसको कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। तो सबसे पहले ये काम क्या हुआ 1430 में आ जाओ। सर, मेरे को हाँ ये लो। मेरे को लो 1430 में जोहान गुटेनबर्ग, जोहान गुटेनबर्ग। ठीक है, जोहान गुटेनबर्ग ने क्या किया? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई। देखो दैट इज फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। और it got revolution in production of books and helped in development of science, arts and religious books. उसके बाद क्या हो गया? आपको सिर्फ असेंबलिंग करनी है इसमें लेटेस्ट। यही निकल गया। अब वही हम कह रहे हैं कि ना खेलने की चीज नहीं है, आप उसको फिर आप निकालो, अब उसको लगाइएगा। सो अब जरा देखिए, द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज बाइबल। तो सबसे पहले उसने क्या प्रिंट किया? फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज बाइबल। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस। पहले बाइबल की बुक का एक एक को बनाना, लेटर लगाना, उसको ऐसा करने में 180 बुक्स बनाने में 3 साल लग गए। ठीक है, अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड टू बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन। उस समय को देखते हुए थोड़ा मेहनत करो, ये 20 मिनट में हो जाएगा आपसे, आप करें, ये कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 मिनट में, हमसे भी 15 मिनट में हो जाता है। आप उठा लो जहाँ गिरा हुआ है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, सो बाय द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन। द प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। लेकिन उसके बाद 1415 से 1550 तक क्या हुआ? ज्यादातर जगहों में क्या होने लगा? प्रिंटिंग प्रेस छपने लगे। अब जरा आगे देखें। सर ये आपने थाईलैंड से मंगाया, कितने का पड़ा? 600 रुपए इसकी कॉस्ट है, 1500 मंगाने का। बाप रे। सर तो इतना महंगा नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये लो सब लगा देना, ये लो, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है कि कर रही हो, एक तो हमारी हेल्प कर रही हो, ढूंढ लो। कुछ लेटर जो है ढूंढ लो, अपना कर लो, क्या तो कर रही हो हमारे लिए। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोपियन। तो 1450 से क्या हुआ? ये टूटेगा फिर इसका। 1450 से 1550, सो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ? 100 सालों में। कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस वो हो गई स्टेब्लिश। अब इसके बाद देखिए, विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। नाउ बुक्स फ्लडेड इन मार्केट। इसकी वजह से क्या हुआ? जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो फिर किताबें होने लग गई। नाउ रीचिंग आउट एंड एवर ग्रोइंग रीडरशिप। जब ज्यादा बुक्स बिकने लगेंगी तो क्या ज्यादा राइटर नहीं हो जाएंगे? वो तो राइटर होते चले जाएंगे। बुक्स फ्लडेड इन मार्केट, एक्सेस ऑफ बुक्स क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। इसके बाद क्या हुआ? जो मिडिल क्लास है वो पढ़ने लगे, मिडिल क्लास तक इसकी रीच हो गई। जहाँ पहले नॉवेल, वाइडर सेक्शन का मतलब ज्यादा लोगों की पहुंच में आ लोग गई। पढ़े लिखे होते थे क्या? पढ़े लिखे यानी मिडिल क्लास के लोग में भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है,
कुछ ऐसे होते थे जो छोटे बिजनेसमैन और वो हैं तो पढ़े लिखे होते थे, कई कई जगह जो है लॉयर्स और कुछ टीचर्स हैं वो भी मिडिल क्लास में ही आते थे, तो पढ़े लिखे होते थे सब, अपर केवल नॉबिलिटीज ही हायर क्लास में आती थी। नाउ access to books created a new culture of reading. Now books could reach out to wider section, but books could be read only by the literature and the rates of literate. लेकिन पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे, तो लिटरेसी रेट बहुत लो था। 20th सेंचुरी तक ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, यानी अगर हम यहाँ की बात करें तो 20th सेंचुरी तक भी कम ही लोग पढ़े लिखे थे, वो बुक नहीं पढ़ सकते। So those who did not read began to enjoy listening to books. तो कुछ लोग ऐसा भी होता था कि सुनते थे, जब एक पढ़ता था तो कोई सुनते थे। So printing became publishing popular, that is ballads and folk tales. So printers began publishing popular ballads. Ballads का मतलब देखिए, बैलेंस तो शायद वो है पोएम्स, हाँ, स्टोरीज जिस वजह से ये चीज हो गई। And नाइन्थ folk टेंथ में भी है वो tales, these ड्रामा। were sung and recited at gathering in village. तो जैसे आला उदल गाया जाता था, तो पहले क्या होता था, कुछ लोगों को पहले तो स्मृति चलती थी, सुरति चलती थी, एक ने दूसरे को याद कराया, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से भी चलता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बुक्स आने लग गई। Thus printed material began to be orally ट्रांसमिटेड। जो प्रिंटेड मटेरियल था वो लोग एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, ओरली ट्रांसमिट हुआ। एक बोल रहा है तो चार सुन रहे हैं, यही तो ओरल ट्रांसमिशन है। तो प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। फिर प्रिंटिंग मटेरियल है, अभी भी आज भी कहीं भी अखबार होता है तो चार लोग डिस्कशन करते हैं, तो प्रिंटिंग मटेरियल से डिबेट एंड डिस्कशन होने लगा। इसने कई जगह रिवोल्यूशन भेजा। आपको मालूम है फ्रेंच रिवोल्यूशन किस तरीके से आगे डिसेमिनेट हुआ, क्योंकि प्रिंटिंग मटेरियल से ही आगे बढ़ता चला गया। बट द प्रिंटेड बुक्स वर नॉट वेलकम्ड बाय ऑल, दो देयर वर मैनी हु वर एप्रीहेंसिव ऑफ द एफर्ट्स दैट द एक्सेस ऑफ प्रिंट वर्ड एंड द wider circulations of book could have on people's mind. So इसमें ये that the excess of printed word and wider circulation of book could have on people's mind. They feared that rebellious and irreligious thought might spread. अगर प्रिंट, कुछ लोग ये सोचते थे कि लोगों में यदि प्रिंटिंग मटेरियल को ऐसे ही लिबरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो उनके अंदर रिबेलियस थॉट आ जाएगा, आंदोलनकारी विचारधारा, और साथ में इररिलीजियस, और वो धार्मिक नहीं रह जाएंगे। दे विल बी अथीस्ट, वो थीस्ट नहीं रह जाएंगे, वो नास्तिक बन जाएंगे। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। थीस्ट का मतलब है आस्तिक, जो भगवान को माने, और अथीस्ट का मतलब नास्तिक। तो फिर वो लोग क्या हो जाएंगे, रिबेलियस और इररिलीजियस हो जाएंगे, नॉन रिलीजियस। सर ऐसे कैसे रहेंगे भाई, उनके मन में क्रांतिकारी विचार उदित होंगे। चार लोग अलग अलग कहेंगे, जैसे साइंस उदित हो रही थी तो साइंस के की भगवान अब नहीं है। ये पहले बहुत ही अथीस्ट और थीस्ट का बहुत चल रहा था। लोग पहले सोचते थे ये इंद्र का धनुष है, फिर लोगों ने बताया अरे ये तो रे से ऐसे ऐसे बनता है, इंद्र का नहीं है। तो इस तरीके से लोगों में जो रिलीजियस थॉट थे वो उस पर एक तरीके का प्रहार हो रहा था। तो ये साइंस जैसे जैसे लोगों तक पहुंची, कॉमन लोगों तक, तो लोग सोचते थे नहीं अब ये बाइबल को नहीं मानेंगे, क्योंकि बाइबल में अगर कहा गया अर्थ फ्लैट है और ये लोगों को पता चल गया ये राउंड है। बाइबल में तो हम फ्लैट पढ़ते आए, कुरान में तो फ्लैट पढ़ते आए, राउंड कैसे हो गई। तो फिर क्या उनमें वैसे नॉन रिलीजियस जो इस तरीके के लोग थे, जो हम लोग कहते थे क्लर्जी पर्सन, वो ये नहीं सोचेंगे कि लोगों में चीज़ें नहीं पहुँचनी चाहिए, दे शुड बी इन डार्क। So Martin Luther, a religious reformer, criticized many of the practices and rituals of Roman Catholic Church in his book 95 Theses. So Martin Luther, तो मार्टिन लूथर भी कहाँ का था? रोम। देखो हाँ, रोम का ही रहा होगा, पढ़ो कहाँ का था? इसका एक अच्छा राइटर है, तो ये समाज सुधारक के नाम पे इसका नाम दिया जाता है, मार्टिन लूथर। सो उसने क्या लिखा बताइए? He has written 95 theses. तो 95 थीसिस क्या थी? मतलब थीसिस का मतलब 95 थीसिस, जैसे कोई एक थीसिस लिखता है तो उसको पीएचडी होल्डर माना जाता है। इसने किसी भी चीज के बारे में कि लोगों के आइरिस का रंग अलग अलग क्यों होता है, इस पर इतनी बड़ी बुक लिख डाली, तो कहेंगे उसने थीसिस लिख डाली। किसी एक चीज पर जब
95 थीसिस लिखी। मतलब तो वो बाइबल के ऊपर कि बाइबल में क्या कमियां हैं, क्या रिचुअल्स हैं, क्या ऑर्थोडॉक्स हैं, क्या रूढ़िवादिताएं हैं, तो उन सब पर उसने लिखा 95 थीसिस, तो जिससे बाइबल की कमियां उजागर की। ठीक है, ये वो टाइम तो नहीं था कि अरिस्टोटल जो अरस्तु था, हो गया, थैंक यू। नाउ ये वो टाइम नहीं था कि अरस्तु ने कहा कि जो है किसी भी चीज पे फोर्स लगाओ तो चले, फोर्स लगाए बिना ही चलती चली जाएगी, इनर्शिया वाला। तो राजा ने उसको बोला कि अब तो हम तुमको टांगेंगे। बोला जब तक, उसने कहा कि फोर्स ना लगाओ तो चलती हुई चीज चलती रहेगी, रुकी हुई चीज रुकी रहेगी। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे, चलती हुई चीज बिना फोर्स के ही चलती रहेगी, तुम गलत बोल रहे हो, लोगों को मिसगाइड करो, चलो हैंग किया जाएगा। उसने कहा गलती हो गई हमसे, ऐसा है नहीं, मुंह से निकल गया बस, तो जान बचा के भागा। तो ऐसा उस समय नहीं था। फिर ये समाज सुधारक आने लगे जब प्रिंटिंग मीडिया, क्योंकि वो ये वाइब्रेंट कल्चर था जो लोगों में फैलता जा रहा था। आसानी से आप प्रिंट मीडिया को, जब तक लोगों में हजारों कापी बढ़ चुकी हैं, अब आप उसको छिपा नहीं सकते। तो इसलिए मार्टिन लूथर ने जब ये बात लिखी, दैट इज 95 थीसिस, तो जो कैथोलिक है, दो लोग होते हैं, एक कैथोलिक होते हैं और एक कौन होते हैं, रोमन कैथोलिक हैं और प्रोटेस्टेंट। यानी आप देखिए क्राइस्ट, जो क्रिश्चियंस है दो तरीके के, एक बिल्कुल जैसा समाज है वैसे ही मानते, कहते हैं पोप का आदर करो, और एक होता है कि नहीं, गॉड और जीसस क्राइस्ट को मानो, इसके अलावा पोप कुछ नहीं होते हैं, उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट पोप को नहीं मानते, कहते हैं बस जीसस क्राइस्ट हैं और वो। तो जो लोग नन्स को, पोप को, सबको जैसा है वैसा मानना चाहते हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते, उनको कैथोलिक कहते हैं। तो कैथोलिक का इसने विरोध किया, उसने कहा हमें आगे बढ़ना है तो कैथोलिज्म को खत्म करना पड़ेगा। क्यों ये राजा लोग कैथोलिक को इतनी इतनी जमीन दे रहे हैं, उनके पास जमीन जा रहा है, टैक्स जा रहा है, बेकार की चीजें हैं, हमारा कीमती टैक्स उनके पास क्यों जाए। उसने ये बात कही। पहले इसीलिए तो क्लर्जी डेवलप हुए थे, वो शक्तिशाली होते थे, और फिर वो जिस पे हाथ रख देते तो वही राजा हो जाता। वो नोबिलिटीज को कहते थे ये भगवान का रूप है, इसकी आज्ञा मानो, और नोबिलिटीज उनको पैसा मिलता। तो ये मिली भगत नहीं थी क्या। So now Roman Church troubled by such effects of popular reading and questioning of faith। तो रोमन इनके बुक से क्या हुआ बताइए, कि जो बुक चैलेंज द चर्च टू डिबेट्स लूथर्स आइडिया। बुक ने फिर डिबेट होने लगी लोगों में कि लूथर ने ऐसा लिखा है, तो आपस में डिबेट होने लगी। जैसे एक आमिर खान की पिक्चर नहीं थी तो उसमें डिबेट होने लगी, एक उसमें संत दिखाया गया था, कौन सी पिक्चर थी, पीके, तो फिर उस पर डिबेट होने लग गई थी। तो ऐसे ही चैलेंज होने लगा कि गॉड है कि नहीं है। रणवीर सिंह की एक और मूवी थी लाल सिंह चड्ढा, वो बायकॉट हो गई। This ultimately led to division within the church and to begin the Protestant Reformation। देख लो, बुक का ये वो हुआ कि अब जो क्रिश्चियंस थे वो दो भागों में बढ़ गए बुक की वजह से, धीरे धीरे अब उनमें दो फाड़ हो गए, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, जो पोप का विरोध करते थे, जीसस क्राइस्ट को मानते थे। बुक की वजह से हुआ, इस डिबेट की वजह से हुआ। जैसे आप जानते हो इस्लाम में 72 फिरके हैं और सब एक दूसरे को मारना चाहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को? मतलब these are two different section या two different ideology। और हिंदी में क्या बोलते हैं? विचारधारा या आइडियोलॉजी, दो प्रकार की। नहीं इसको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मतलब एक रूढ़िवादी चर्च है, ठीक है, और एक ठीक है, इसमें तुम बोलो तो हम बताएं। इसमें मेरे नहीं रहा कोई लिखा। अच्छा ठीक है, हम बताते जा रहे हैं। तो प्रोटेस्टेंट दूसरा फिर चर्च हुआ, उसका क्या नाम हुआ, प्रोटेस्टेंट हुआ। तो प्रोटेस्टेंट कैसे आया, मार्टिन लूथर के आइडिया से ही तो आया। नाउ प्रिंट दिस अल्टीमेटली लेड टू डिवीजन विद इन द चर्च एंड बिगन टू प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट बने। आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान में 50% शिया है और 50% कौन है, सुन्नी लोग हैं। तो अभी कुछ दिन पहले तलवार लेके सारे सुन्नी निकले थे कि नहीं सड़कों पर, शिया शिया काफिर शिया, कि मैं अपने देश की 50% शिया लोगों को मार डालूंगा। सारे सुन्नी हैं। शिया वो लोग होते हैं कि कहते हैं कि गुरु बड़ा है, पैगंबर मोहम्मद बड़े हैं और खुदा है, लेकिन चूंकि उन्होंने खुदा को बताया है, जैसे हमारे यहाँ नहीं कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु तुम ही बड़े हो क्योंकि तुमने भगवान के बारे में जानकारी दी। तो शिया कहते हैं मोहम्मद साहब ज्यादा बड़े, उन्होंने ही तो अल्लाह के बारे में बताया। सुन्नी कहते हैं नहीं अल्लाह ही बड़ा।
वो सिर्फ उनके मैसेंजर हैं। इस बात पे दोनों में झगड़ा है। सुन्नी को जहाँ भी शिया मिलते हैं काट दिए जाते हैं। यानी इराक और ईरान में, ईरान शिया देश है और कट्टर जो होते हैं वो सुन्नी होते हैं, वो काट देते हैं। सर मार काट करने करने वाले तो सुन्नी, वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पैगाम मोहम्मद को कहते हैं ठीक है तुमने बताया, अच्छा किया, बस उतने ही हो। लेकिन वो है तो सुन्नी और शिया। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा इनमें 72 फिरके हैं और सब एक दूसरे को मारना सर ये चाहते जो घर हमारे घर हैं। सुन्नी सबको मारना चाहते हैं। हमारे जो घर के आसपास जो रहते हैं ना लोग, वो मतलब जो लोग नॉमिनल होते हैं वो क्या है, शिया है कि सुन्नी है? यहाँ पर ये मॉडरेटेड है, यहाँ सुन्नी कम ही मिलेंगे। तो सुन्नी ज़्यादातर वो सुन्नी गंदे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मतलब एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। उनको क्या कि काफिर है इसको मारो, ठीक है कि नहीं, इस तरीके से। तो वो इमीडिएटली उनके दुश्मन कौन है सुन्नियों के? शिया। क्योंकि तुम हमारे इस्लाम के होते हुए तुम गलत निकल गए, फिर उसके बाद जब सारे शिया मर जाएंगे तो वो फिर सब क्रिश्चियंस को मारेंगे कि तुम भी हमारे फिर उसके बाद आगे कौन चलते हैं, जैसे फिर उसके बाद जब क्रिश्चियंस मर जाएंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं की स्ट्रीम से निकले हुए, उनमें भी आदम और हवा, एडम एंड वो जो ईव है ना, वो वही उन्हीं की कहानी चलती है, उनको मारेंगे। फिर मूसा के जो भी अनुयायी हैं, मूसा के कौन अनुयायी हैं? सर मूसा क्या मतलब जैसे ईसा, मूसा, और ये अलग अलग पैगंबर हुए हैं। तो मूसा को मानने वाले कौन होते हैं? जैसे कि हम ये देखते हैं यहूदी लोग, ज्यूस जानते हो, तो फिर ज्यूस को मारेंगे। पहले उनका प्लान क्या है मारने का? ऑल शिया विल बी किल्ड, देन ऑल क्रिश्चियंस विल बी किल्ड, देन ऑल ज्यूस विल बी किल्ड, देन बुद्धिज्म एंड हिंदूज वो जानते ही नहीं है, वो तो इतने तुच्छ हैं कि उन्हें भगवान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, अल्लाह के बारे में, उनको बाद में मार देंगे। दे आर वेरी अननोन, सो दे पिटिएबल। तो इस तरीके से उनका प्लान है दुनिया को। हम लोग सेफ हैं अभी हम लोग को नहीं मारे। वो तो कहते हैं तुम लोग तो कुछ जानते ही नहीं हो, तुम्हें क्या मारना। जान के लिया करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज है, ठीक है। अब आप देखें, सो यहाँ पर प्रिंट एंड डिजाइन इन 16th सेंचुरी, दो Manocchio, a miller in Italy, read a few books and reinterpreted the message of the Bible and created the view of God and its creation. It infuriated the Roman Catholic Church. यानी ये वो कौन होता है? जैसे इसमें ये बात कही, द Manocchio, a miller, मिल में काम करने वाले को मिलर कहते हैं। तो Manocchio ने रीइंटरप्रेट कर दिया किसको? बाइबल को। तो उसने कहा ये जीसस लिखेंगे, तुम कौन होते हो लिखने वाले? सारे कैथोलिक क्या आ गए, तुम लिखोगे? एक मार्टिन लूथर ने लिखा था और अब तुम लिखने जा रहे हो। तो मैनेशियो ने ये लिखा, रीइंटरप्रेशन होता है। मैनोशिया ने क्या लिखा? उसने बाइबल को रीइंटरप्रेट किया, अपनी भाषा में बताया लोगों को, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए। सर उसमें से कमियां निकाली आपने? कमियां यानी उसको अपने शब्दों में व्याख्या की। जैसे गीता इतनी पॉकेट बुक है, लिखने में इतने बड़े बड़े भावार्थ हो जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब कोई भी लिखेगा तो एक श्लोक का कितना 2-2 घंटे बोलता है उसमें, तो वो इंटरप्रिटेशन नहीं है क्या? तो उसने जो मैनेशियो ने क्या किया, ये रीइंटरप्रेटेड, उसने उसकी टीका की, बाइबल। और ये कौन था बताइए? ये भी एक मिलर था इटली का। अगर आप समझे मार्टिन लूथर, जो रोम है, रोम इटली का ही भाग है, जो ये इटली नहीं है। इटली में यहाँ रोम था, और फिर इसके बाद ये सार्डिनिया पीडमोंट है, और सर नीचे वाला ऑटोमन एम्पायर था, और ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी के, और बीच में रोम था कि नहीं? तो सर तो पोप कहाँ था? रोम इसी में ही तो पोप है, इसी में वेटिकन सिटी उतना हिस्सा छोड़ दिया है। उसने कहा तुम अपना राज करो, ये जो 1000 लोग हैं इनका एक देश है, बस उसमें 786 लोग ही रहते हैं, वो एक देश है। सर वहाँ पे और सबसे छोटा देश है पूरी दुनिया का। और यही रोम एक समय में बहुत बड़ा था, रोमन एम्पायर, लेकिन सिमटते सिमटते यहाँ तक हो गया, ये जितने भी तुम्हारे महीनों के नाम है ना, जुलाई जूलियस सीजर के नाम पे, अगस्त अगस्टस के नाम पे, सारे महीने रोमन राजाओं के नाम पे ही हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि इसके बाद ये नाम भी याद रखिए, दैट इज मैनेकियो ने बाइबल को लिखा, जिसका कैथोलिक चर्च ने विरोध किया। Who hauled up twice and ultimately executed, उसको 2 बार जो है रिग्रेस पनिशमेंट दी गई और अल्टीमेटली गला काट दिया।
ठीक है, द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ imposed severe controls over publisher and booksellers and began to maintain an index of prohibition books. फिर रोमन चर्च एक इंडेक्स निकालने लगा, ये किताबें नहीं पढ़नी है। इंडेक्स होता है ना, लोगों को सचेत करने लगा ये किताब प्रोहिबिटेड है। पब्लिश तो हो बेचे नहीं, ही ना, बेचे ही ना। बैन बेचे कर ही दे। ना। ये जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं है कि बिक रही है, वर्ल्ड वाइड बिक रही है अलग अलग देशों में, उसने लिखी है तो बिक रही है, लेकिन उसने ये लिख दिया कि हमारे देश में रहना है तो ये किताबें नहीं पढ़ना। तो अपने देश में बेचे ही ना वो। अपने देश में नहीं बेचेगा, लेकिन वो आगाह करता था ये जो है बाइबल के खिलाफ है। जैसे अभी भी तुम्हारे फोन में अगर शंकर भगवान की मूर्ति जो है यूएई में मिल जाती है तो कहेंगे तुम्हारे मोबाइल में शंकर भगवान की, चलो जेल। ये क्या बात है? वही सर आपके मेरी नहीं, मर्जी सर, में किसी मैम को के भी मामा- follow- हमारे मामा के में जब भी वो उन्होंने मना कर रखा कि कोई भी इस तरीके की डीटी की फोटो उनके पास नहीं भेजे, क्योंकि वो यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो उन्होंने कहा कि दुबई में या कहीं पर भी वो जाते हैं, कहते हैं कोई उनके में भगवान की फोटो नहीं भेजे, क्योंकि कभी भी फोन की चेकिंग हुई और उसमें किसी शंकर जी या किसकी भी फोटो मिल गई तो उन्हें जेल हो जाएगी। ये पर वही ये बात क्यों छोड़ना होगी? है। मैं हो मेरी जाएगी, मर्जी वो में लोग कह किसी रहे हैं भी कि यहाँ religion खुदा को को follow माना करो। जाता है, तुम नहीं मान सकते, तुम्हारे फोन में क्या कर रही है फोटो। मैं नहीं मानता खुदा को ऐसा। हाँ, तो ऐसे नहीं होता है वहाँ पर। वहाँ जब जाते ही साइन लेते हैं कि यहीं के रूल्स मानना पड़ेगा, यहाँ के जो धार्मिक रीति रिवाज है उनके सामने झुकना पड़ेगा, तो तभी एंट्री मिलेगी। ये सब ये एयरपोर्ट पे साइन सीरिया में तो और ज्यादा है। सीरिया में कि तुम्हें सुन्नी के कायदे कानून से चलना पड़ेगा, तुम लिखो कि हाँ तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम लिखोगे ये क्या तब। बात हुई? वही ऐसे ही है, मेरी जगह मर्जी जगह का में अलग किसी रूल है। सर सीरिया तो इतना डेवलप भी नहीं है। कुछ नहीं, वहाँ तो सारे लोग अपने अपने बम फोड़ते हैं टेस्ट। जिसको बम फोड़ना होता है सीरिया में ही फोड़ता है। अब जरा देखो नाउ, यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, तो अब ये मेंटेनिंग इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स इन 1558, ये भी एक एमसीक्यू बनता है कि 1558 में कैथोलिक चर्च ने क्या किया, सबसे ज्यादा जो कैथोलिक चर्च है वो रोमन कैथोलिक की मान्यता है, और उसमें भी वेटिकन सिटी का पोप सबसे ज्यादा मानता है। तो कैथोलिक चर्च पब्लिश्ड बुक इंडेक्स, उसने एक इंडेक्स सूचकांक निकाला, पब्लिश्ड इंडेक्स। किस चीज का इंडेक्स निकाला? सर कौन सी विटामिन ठीक है, फॉर पाबंदियां लगा दी प्रोहिबिशन लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। प्रतिबंधित किताबों प्रतिबंधित किताबों की सूची निकाली। अब देखो नाउ फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस, न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। इसके अलावा अब जब तुम्हें नए ऑडियंस को रिझाना है या उनको अपने अंदर में करना है तो न्यू फॉर्म ऑफ वो चाहिए कि नहीं लिटरेचर, सो उसके लिए न्यू लिटरेचर आया। अब जरा देखो न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर, दैट इज सर प्रोटेस्टेंट को सर हिंदी में कहते हैं सर धर्म सुधार। क्या कहते हैं? धर्म सुधार। धर्म चलो सुधार। कोई बात नहीं, आगे देखो। ये देखो लिखा हुआ हाँ है। ठीक है, अब आगे तो पढ़ें। इसीलिए बुक ली। पेडलर्स कैरीड लिटिल बुक्स फॉर सेल इन विलेज। जो पैडल पे चलते हैं ना साइकिल पर, वो छोटी छोटी किताबें जैसे स्टेशन पे नहीं मिलती हैं 5 रुपए की 10 रुपए की, तो वैसे ही पेडलर्स विलेज अब गांव गांव में बुक बेचने लगे। फिर एल्मनाक्स जानते हो, जिसमें क्या है कि तुम्हें ये पता चल जाए, आजकल एल्मनाक निकलता है कि पूरे साल के कौन कौन से व्रत हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं। हाँ। एक ऐसी छोटी वो बुक से नहीं आता आती है है कि 13 जनवरी को ये श्रावणी पर्व है तो ये कौन सा पर्व है, तो ये एकादशी का व्रत रखना है तो कौन, वो उसके भी कहते हैं कुछ एल्मनाक। हर साल निकलता है एल्मनाक। तो ऐसा एल्मनाक निकलने लगा। द रिचुअल कैलेंडर्स, ऐसा एल्मनाक और भी था जो फ्रांस में निकला था और उसके ऊपर बास्टील जेल के टूटने का चित्र बना था। एल्मनाक जो निकालती ना मैं, तो हम लोगों ने देखा नहीं था, जब पहला पेज खोलो अपनी हिस्ट्री का तो उसमें वो बास्टील को उन्होंने जगह दी अपने फ्रंट कवर पेज पर, वो भी एल्मनाक ही था। द रीडिंग मैटर फॉर इंटरटेनमेंट रीच्ड ऑर्डिनरी पीपल, जैसे अकबर बीरबल की कहानियां, ऐसे रीडिंग मैटर लोगों में पहुंचने लगा। इन फ्रांस द बाइल बिलियोथेक ब्लू, स्मॉल बुक्स फॉर पुअर,
were printed at low price. Bibliothèque blue. बिब्लियोथेक। हैं? बिब्लियोथेक होना चाहिए ना? इसमें सही नहीं इसमें तो है। नहीं लिखा। हिंदी में देखिए। बिब्लियोथेक अरे मतलब इंग्लिश में BILI है। नहीं है ना? BILI हमारे में भी लिया है। बिब्लियोथेक लिखा है। सर ये देखिए बिब्लियोथेक ब्लू, इसमें पढ़ो कहाँ है बिब्लियोथेक ब्लू का मतलब क्या है? यहाँ पे उधर में पढ़ो ना, इधर लिखा होगा बिब्लियोथेक ब्लू। यहाँ पे लिखा हुआ है सर। तो इसमें यहाँ पे पढ़ोगे तब मिल नहीं जाएगा। उधर ही है, वो सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर भी है। तो फ्रांस ये में बिब्लियोथेक। सर ये देखिए स्मॉल बुक्स, ठीक है? स्मॉल बुक्स ये ना पुअर क्वालिटी के बिब्लियोथेक ब्लू, वो ही है स्पेलिंग। तू दिखा के। वो शायद उसका टाइटल होगा, अंडरलाइन करो। हाँ। बिब्लियोथेक है ना? यानी चीप बुक्स। चीप पेपर में चीप बुक्स चीप पेपर में जो बुक्स होंगी वो ऐसा फ्रांस में निकलने लगा, फ्रांस के लोगों को पढ़ने के लिए। फिर इसके अलावा पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल समझते हो? जो फोर्टनाइट मैगजीन होती है, कुछ वीकली मैगजीन आती हैं, कुछ मंथली मैगजीन आती हैं, साप्ताहिक, तो वो पीरियोडिकल्स होते हैं, वो भी निकलने लगा। तो अभी भी आती है बहुत, द इंडिया, द वीक, ऐसे नहीं होते हैं, आउटलुक, इंडिया टुडे, तो पीरियोडिकल्स निकलने लगे। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, तो जब भी कोई कुछ होता है तो कोई जर्नल निकालता है, अपनी तरफ से प्रकाशित करता है, नया कोई इन्वेंशंस होता है तो उस पर जर्नल निकाला जाता है कि लोगों तक वो पहुंचे। Books were of various size, serving many different purposes and interests. Ideas of scientists and philosophers became accessible to common people. जर्नल उसी के लिए होता है कि जो चीज है कोई इन्वेंट हुई है तो लोगों तक पहुंचाने के लिए जर्नल निकाले जाते हैं। तो वो कुछ लोगों को मिलते हैं, उन लोगों तक पोस्ट किए जाते हैं। जर्नल सब बाजार में भी मिल जाते हैं लेकिन पोस्ट किए जाते हैं जो उसके वो हैं रीडर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। आइडिया ऑफ साइंटिस्ट लोगों तक पहुंचा। द राइटिंग ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस पेन, वोल्टेयर एंड जीन जैक रॉस्यू वर वाइडली प्रिंटेड एंड रेड। तो हम ये जानते हैं कि जीन जैक रॉस्यू ये कौन थे? ये फ्रांस के सुधारक थे और राइटर थे। तो इन लोगों की क्या बात थी, नेशन की क्या परिकल्पना है, अवधारणा है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड, दीज वर पॉपुलरली रेड अमंग मैनी। तो इस तरीके से कौन कौन से थे? तो राइटर्स कौन थे और थिंकर्स? लिखो थॉमस पेन, वोल्टेयर एंड जीन जैक रॉस्यू। थॉमस पेन, वोल्टेयर एंड जीन जैक रॉस्यू। तो वर फेमस राइटर, ये जो पढ़े जाते थे लोगों के बीच। ठीक है, अब देखें। By the mid-18th century, books served as means of spreading progress and entertainment. Many believed that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny. यानी जो शोषणवाद है ना, despotism, कि few are suppressing many, that is despotism and tyranny. तो tyranny का मतलब होता है कि आतंकी, तो tyranny हुड से छुड़ाने का माध्यम बुक हो सकते हैं। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि ही इज ए टायरनी टीचर, वो एक ऐसा टीचर है जो मतलब क्रूर है, आतंकी। हाँ, सो वही चीज कही जाती है। लुइस सेबास्टियन मर्सियर, ए नॉवेलिस्ट ऑफ 18th century France, stated the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep despotism away. तो किसने ये बात कही थी? लुइस सेबास्टियन मर्सियर। उसने कहा था कि प्रिंटिंग कल्चर कैसा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है और पब्लिक विल एलिमिनेट द डेस्पोटिज्म, वो इसके वो जो शोषणवादी मानसिकता को पूरी तरीके से समाप्त करेगी। तो इनका भी नाम लिख लें, लुइस सेबास्टियन मर्सियर ने क्या कहा? सर ये जो बिब्लियोथेक ब्लू है ये फ्रांस में निकली थी पहली बार। ये तरीके का जर्नल है, जैसे नहीं होता है कि Printing press is the most powerful. खापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
उड़ जाएगा। निरंकुशवादी डेस्पोटिज्म होता है। लुइस सेबास्टियन मर्सियर, सेबास्टियन so a novelist of 18th century In from France। तो इन्होंने बताया प्रिंटिंग प्रेस इज मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। ये फ्रांस का Powerful engine of progress and public opinion. द प्रिंटिंग प्रेस इज मोस्ट पावरफुल। Engine. सर खापा खाना बोलते हैं इसको इंग्लिश में। छापा खाना पावर अच्छा हाँ छापा खाना। फुल हमें क्या पढ़ा? मैंने खापा खाना पढ़ा। इंजन ऑफ प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस है एंड इट विल एलिमिनेट नेपोटिज्म। सर ये क्या लिखा है आपने वर्ड लुइस सेबास्टियन सेबास्टियन मर्सिए। सर ये कौन था? Sir, ER हम्म, spelling में CIER. लुइस सेबास्टियन सेबास्टियन कहाँ गड़बड़ है? वह नहीं, वो CIER मर्सिए। भी है. हाँ मर्सिए। तो एलिमिनेट डेस्पोटिज्म यानी एब्सोल्यूटिस्ट को ये हटा देगा। Several historians have argued that the printing culture created the condition within which France Revolution occurred। कुछ तो ये कहते हैं फ्रांस रेवोल्यूशन प्रिंटिंग प्रेस ही लाया, क्योंकि ये सब रॉसी और उसी समय हो ही गए थे। हाँ सर। और 17th सेंचुरी की बात है, 1558 के बाद ये सब हुआ। सर इसमें अभी तो इस तरीके से प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ enlightenment thinkers। They argued for the rule of reason rather than custom। मतलब कुछ ऐसे एनलाइटनमेंट थिंकर थे, जैसे आप हमें एनलाइटन करो, हमारी जानकारी बढ़ाओ, उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट थिंकर। हु एक्नॉलेजेस, जो हमें जानकारी दे, जो हमें ज्ञान की रोशनी दिखाए, उसे क्या एनलाइटनमेंट थिंकर नहीं कहेंगे? तो एनलाइटनमेंट थिंकर वो रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, रीजन बताओ। तुम ये नहीं कह सकते थे बाइबल में लिखा है तो कर रहे हैं, रीजनिंग बताओ, कस्टम पे मत जाओ, रिवाजों पे मत जाओ, रीजन बताओ। सर एक तरफ बोल रहे हैं कि उसके खिलाफ जो बुक्स है वो मत पढ़ो, और एक तरफ बोल रहे हैं कि तो वो बहुत उसको- पहले की बात है, कैथोलिक है, शुरू में विरोध होगा, लेकिन धीरे धीरे बात जब बेकाबू हो जाएगी तो फिर लास्ट में क्या होगा, फिर जब सब कुछ हुआ क्रांति होने लगी। अब आप देखो कैथोलिक ने बोला, फिर भी उसके बाद छपने लगी किताबें। उन्होंने 95 थीसिस छाप दी मार्टिन लूथर वो ने। तो कुछ और छाप रहे हैं ना। अब कैथोलिक चर्च ने फिर बैन लगा दिया, कुछ कर नहीं पाया। उन्होंने कहा ये सब किताबें बैन है, मत पढ़ो। हाँ, तो लेकिन जिसे पढ़ना है पढ़ेगा, कहीं ना कहीं से मंगवा के पढ़ेगा। तो इस तरीके से एनलाइटनमेंट थिंकर का प्रचार हुआ, जो हर चीज की रीजनिंग मानते थे। और लोगों में प्रिंट क्रिएटेड a new culture of dialogue and debate against the existing ideas and beliefs, and the new ideas of social revolution came into being। जैसे कि अगर मौलाना ने कुछ कहा है और तुमने सवाल कर दिया, वो उंगली रख देगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं पूछ सको। इसका कितना हम लोग फेस किए हैं कि पूछो बेटा पूछो, ये साइंस है। नहीं, हमारे यहाँ गुरुओं से पूछने का रिवाज नहीं है सर। क्या कितने ऐसे मुस्लिम बच्चे आए हैं, शिया तक नहीं पूछते, कहते हैं हम आप जो भी पढ़ाओगे वो हम सीखेंगे, गलत भी पढ़ाओगे तो सीखेंगे। मतलब जो गुरु बोल देता है, जो मौलाना बोल देता है, वही हम सीखते हैं। हम लोगों में पूछने का ये रिवाज नहीं। सर आपके यहाँ पे बच्चा है हाँ पढ़ने? हाँ, इसी में क्लास में। तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं पूछते हो, क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तो साइंस कैसे पढ़ोगे, ये रीजनिंग का सब्जेक्ट। तो कहते हैं हमारे यहाँ ये आदत ही नहीं डाली जाती। कहते जो बताया जा रहा है, जो प्रीचिंग्स हैं, दैट यू हैव टू लिसन वेरी एथिकली। मैं तो ऐसे नहीं ना। समझ में आई बात कि नहीं? तो प्रिंट क्रिएटर, इससे जागृति आएगी नहीं आप में। अगर आप पूछोगे नहीं, रीजनिंग नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, माइंड डम हो जाएगा, कटिंग एज नहीं आ पाएगी। तो इसलिए जरूरी है। द प्रिंट क्रिएटेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग आइडिया। बाय द 1780 द प्रिंट बिगेन टू मॉक द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी। तो 1780 में क्या हो गया, 1780 में प्रिंट ऐसे होने लगे जैसे अभी भी तुम देखते हो कि बड़े बड़े राहुल गांधी, मोदी पे बहुत बड़े वो जोक बनते हैं। हाँ मीम। तो मतलब सब पे नहीं हम मीम बनते हैं। तो वो प्रिंट कल्चर इसलिए भी यूज होने लगा कि उनको इनडायरेक्टली टारगेट करो। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हो, जैसे किसी ने कल किया था कि मोदी कहता होना चाहिए, आज वो जेल में है।
क्या 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 बोला? कांग्रेस का एक लीडर था, उसने कहा हमें मोदी की हत्या कर देनी चाहिए, तो आज अच्छा। उसको जेल हो गई। ओके। पेरियटी या कौन है, तो पेरियर है या कौन है, उसको कांग्रेसी लीडर था, जेल हो गई उसको। कल ही बोला और आज जेल। हाँ तो मतलब हाँ, ऐसे अगर जेल करनी है तो फिर उनको क्यों नहीं करते जितने इतने सालों से घूम रहे हैं? जैसे ऐसे किसी देश के में रहकर वहां के प्रधानमंत्री या डेलीगेट्स को आप ऐसे नहीं बोल सकते, यू आर इंड्यूसिंग अदर्स टू किल मोदी, ये चीज हो। आप लीडर हो, उसमें ये क्या है? उसका एक जैसा है mindset है वो कि जो- जन साधारण डायलॉग बोले और एक है लीडर बोले, तो लीडर में फर्क हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके मानने वाले हैं, देन दे विल प्लान टू किल, तो वो कांग्रेस का लीडर है। सर तो जो लोग इतना क्राइम कर करके इतने सालों मतलब से बात घूम समझ रहे आ हैं, रही कि उनको नहीं? नहीं डाला उनको अब जेल। उन्होंने बीजेपी वालों ने उसके खिलाफ FIR किया, उसको जेल हो गई कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, अब उससे वो छूट जाएगा। हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि मॉकरी बनने लगी। किसकी मॉकरी बनने लगी? द प्रिंट मीडिया वाज नाउ यूज्ड टू मेक मीम्स ऑन नोबिलिटीज एंड देयर मोरलिटी, क्वेश्चनिंग देयर मोरलिटी, आर दे मोरल? हम वो तो बोलने लगे वो मोरल मोरल, मतलब क्या उनमें नैतिकता है? वो इस तरीके से लोगों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, आर दे मोरल? सो सिविक इस चीज पर भी बात होने लगी। तो अब थ्रू कार्टून्स एंड caricatures the monarchy was shown enjoying while the common people suffer immense hardship। बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिखाए कि उसमें एक बूढ़ा आदमी अपने ऊपर नोबिलिटीज को गधे की तरह बैठाए हुए चलता चला जा रहा है। तो ये ऐसे कैरिकेचर्स बनाए गए जिससे लोगों में क्या हुआ, एक तरीके का एग्रेशन, रिवोल्ट, ये सारी चीजें डाली गई कि इसको इन वो चित्र ज्यादा बताते हैं, लिखी हुई चीज उतनी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो कंडीशंस है वो इन चित्रों से ज्यादा ऐसे और लिखी हुई चीजों को पढ़ना भी नहीं आता सब लोगों को, और ऐसे चित्र से। जैसे हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदुस्तान टाइम्स में एक अलग से कार्टून छपता था, जो हमारे यहाँ भी फेमस कार्टूनिस्ट हुए हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट वो शुरू में क्या होता था, रेगुलर वो एक कार्टून छापते थे, वो बहुत कुछ कहता था। Now, so with the spread of education in Europe in 19th century, children, women and workers began to read in large numbers। तो यूरोप में सब 19th century तक खूब लोग पढ़ने लगे, और कुलीन वर्ग की स्त्रियां जो थी वे किताबें लिखने लगी, यानी नॉवेलिटीज जो लेडी थी उनके पास लीजर लाइफ थी, वो खूब किताबें लिखती थी, लोग पढ़ते थे। तो वो क्या करेंगी अमीर घर की लड़कियां। So from the late 19th century, with the primary education became compulsory, children became popular readers। फिर अब प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हुई, यानी बुक के साथ एजुकेशन। लेट 19th सेंचुरी का मतलब है 1875। 1875 में अब बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं। एंड ए चिल्ड्रन प्रेस वाज सेट अप इन फ्रांस 1857 में, याद रखो 1857 में अ चिल्ड्रन प्रेस was set up in France। फ्रांस में चिल्ड्रन प्रेस हो गई, ठीक है, एंड प्राइमरी स्कूल ओपन हो गई, यही वो टाइम था। इट ऑल्सो पब्लिश्ड न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फॉक टेल्स। तो फेरी टेल्स, परियों की कहानियां, ये सब छपने लग रहे हैं। वुमेन बिकेम इम्पोर्टेंट एज रीडर्स एज राइटर्स। हम वुमेन, सब मिडिल क्लास की वुमेन के पास भी लीजर लाइफ है, और उनके पास वो पढ़ने वाली बन गई, और जो हायर क्लास की हैं चूंकि वो एक्नॉलेज्ड हैं, उनके घर में आके लोग पढ़ाते हैं, तो वो कैसी हो गई, लिखने वाली हो गई। सो पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मीन फॉर वीमेन एज वर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग। कुछ ऐसे मैनुअल्स आने लग गए कि ऐसे रहना, ये बिहेवियर करना, गृहस्थी सिखाने वाली। हाँ, गृहस्थी, गृह शोभा। Some popular novelists were women, that is Jane Austen, the Bronte sisters, George Eliot। ये पॉपुलर वुमेन नॉवेलिस्ट कौन बनी? पॉपुलर वुमेन नॉवेलिस्ट। पहले क्या था कि वहां पर उनके कपड़ों में तार बंधे होते थे, जो वहां पर ब्रिटिश या यूरोपियन थी, तो पीछे से इतना टाइट पहनती थी कि चाहे कितनी भी मोटे हो, तार से 4 लोग खींचते थे कि कमर पतली दिखे। वो एक तरीके से वो पिंजड़े में बंद कर देते थे उसको दिखने में, क्योंकि सिर्फ पॉम्प एंड शो दिखाने के लिए। तो फ्रॉक इतनी लंबी होगी तारों से, आपकी बुक कई चैप्टर है कि किस किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता था तैयार करने में। 4 लोग खींचते थे तार को, इसी में तुम्हें रहना है। इट वॉज लाइक ए जेल।
तो पॉपुलर नॉवेलिस्ट कौन कौन थे? तो आप इसमें वो है ना, पोशाक के ऊपर भी एक चैप्टर है ना, ड्रेस कल्चर, एक चैप्टर है हिस्ट्री में, नहीं हटा दिया गया। सर हटा दिया। तो चलो, दैट इज पेनी मैगजीन्स जो है फीमेल के लिए होती थी, पेनी मैगजीन्स उनको कहा जाता था। फॉर फीमेल्स वर रिटन बाय सर जो ये पॉपुलर वुमेन नॉवेलिस्ट थी ये नोबिलिटी की थी। हाँ, सब नोबिलिटीज। जेन ऑस्टेन, द ब्रॉन्ड सिस्टर्स, ब्रॉन्ड बहनें, एंड जॉर्ज जॉर्ज इलियट। इलियट। ये सारे नाम याद रखें, इसमें एमसीक्यू है। अब देखिए, दे प्रोजेक्टेड वुमेन इन ए न्यू फॉर्म, ए पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक। उन्होंने स्त्री शक्ति पर जोर दिया, और ये भी है कि दे हैव राइट टू, वुमेन के लिए भी फाइटिंग हुई है यूरोप में सबसे पहले, अदरवाइज सबसे पहले सिटीजनशिप आई, वोटिंग भी आया, लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइजी में वुमेन का नाम ही नहीं था, सिर्फ वो ओनर्स थे जो घरों के, जब प्रॉपर्टी ओनर्स थे। फिर बाद में इनके लिए कितना फाइट हुआ, तो इन लोगों ने, नॉवेलिस्ट का इसमें रोल रहा। Some popular novelists they projected. Now lending library became instrumental for education, white collared workers, artisans and low middle class people. पहले किताबें बहुत महंगी थी, और लेकिन 3 पैसे 4 पैसे में 3 दिन के लिए किताबें ले आना। शुरू में तो हम लोग भी किताबें नहीं खरीद पाते थे, तो हम लोग लेंडिंग करते थे, सब लोग लाइब्रेरी में जा करके पैसे दे करके उसके वो बन जाते थे मेंबर, और कुछ पैसे दे के किताब लाए, पढ़ के वापस किया, उसके नोट्स बनाए, फिर देते थे। तो ये काम आजकल कोई नहीं करता। यहाँ एक लाइब्रेरी खुली हुई है, कोई शायद जाता भी हो कि ना जाता हो, तो मतलब इसी लाइन में खुली है लाइब्रेरी। वो जो कौन सा एक है यहाँ पर कोचिंग सेंटर, वरदान, सर वरदान वो के तो ऊपर हट गया, कब का हट गया लाइब्रेरी। तो वो लाइब्रेरी सर वहाँ पे अभी लाइब्रेरी लगी है सर, नहीं लगी है ना, तो लाइब्रेरी कोई जाता नहीं है, ठीक है। सर उसके अंदर पढ़ाते थोड़ी ना, सर पढ़ाते नहीं है, सर लाइब्रेरी खुद से जाके पढ़ना होता है, वही खुद की तो किताबें लाइब्रेरी लेते वही होती है, हैं, खुद की किताबें लेते हैं। अरे तो वही तो लाइब्रेरी सर है। वहाँ पे कोई किताबें नहीं मिलती। हाँ, तो होनी चाहिए। लाइब्रेरी का मतलब स्टोर ऑफ बुक्स होता है, लेकिन अब वहाँ नहीं है, तो ये गलत बात है। वहाँ से लोग लें और पढ़ें, उसी चीज को लाइब्रेरी कहते हैं। अपने ठीक घर है? जाके पढ़ सकते ठीक हैं। है। नाउ दैट इज बाई, फिर वहां से जो आर्टिजन्स थे, वर्कर्स थे, वो लोग पैसा देकर, कुछ पैसे देकर के किताबें पढ़ के वापस कर सकते थे। तो अभी जैसे चंदन चंपक बहुत सारी किताबें नहीं होती बच्चों की, हम लोग 50-50 पैसे देके किराए पे लाते थे और वापस कर देते थे। किराए पे? हाँ, किराए पे बिकती थी जैसे। तो उसके जोक्स पढ़ते थे। हाँ, अब अभी आप लोगों को ये पता नहीं है ना कि साइकिल्स तक पहले हम लोग 1 घंटे के लिए किराए पे लाते थे, 50 पैसे देते थे, फिर उसे वापस करते थे। तो आजकल लोगों के पास साइकिल ही है, यानी पैसा ज्यादा होने के बाद एक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि साइकिल किराए पे लेना, चला कर वापस कर देना। लेकिन पहले ये सब चलता था। अगर चला के खराब करते कोई तोड़ दे। खराब होगी वो सब ठीक करेगा, उसका कुछ नहीं है। सर नो पेन। सर अब देखो सर, ये जो भी आपने लिखवाया है पॉपुलर वुमेन, सर इसके अंदर ये द ब्रॉन्टे सिस्टर्स, ये किसने लिखी है? ब्रॉन्टे सिस्टर, ये सब वही राइटर्स हैं। वो राइटर्स के नाम है क्या? Written by Penny magazines for females were written by, these are the popular writers, female writers, ब्रॉन्ट बहनें, popular female राइटर्स। अब जरा देखें तो इसके बाद द लेंडिंग लाइब्रेरी चलने लगा। बाय द 18th century press came to made out of metal. Press came to made out of metal. Through the 19th century there were further innovation in print technology. प्रेस जो थी अब वो वुड से निकल के मेटल पर आ गई, मेटल प्रिंटिंग होने लगी। जो ब्लॉक्स बनने लगे वो किसके बनने लगे? मेटल ब्लॉक्स। तो ये आउट ऑफ मेटल फिर और इसका विकास हुआ। By the mid 19th century, Richard M. Hoe of New York perfected the power-driven cylindrical press. It was more useful in printing newspaper. This was capable of printing 8,000 sheets per hour. ऐसा देखते हो आजकल सिलेंडर में घूम रहा है और पेपर आता जा रहा है, वो सिलिंड्रिकल प्रेस है। एक नहीं छपेगा,
उसमें से निकलेगा, कटिंग वाला अलग काटेगा। हाँ सो किसने इस चीज का आविष्कार किया? सिलेंड्रिकल प्रेस का, कि वो रोल होता जाएगा और छपता जाएगा। तो दैट वाज नाउ मिड 19th सेंचुरी का मतलब 1850 में ये हुआ। रिचर्ड एम हो, तो रिचर्ड एम हो, तो इन्होंने क्या किया? ऑफ न्यूयॉर्क बेलन आकार प्रेस को कागज as Cylindrical press. invented cylindrical press। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताग छप सकते हैं। It could print 8,000 sheets per hour. प्रेस तो ये कुछ समय पहले तक भी चलन में थी। अब देखिए, सैवनी है। अब और भी यूज अलग अलग हैं। सो इट वाज कैपेबल। प्रगति मैदान में प्रेस मेला लगता है, उसमें देखो तो नए नए अभी प्रिंटिंग के सर innovation। प्रगति मैदान दिल्ली में। दिल्ली में। जो अभी फरवरी में ही लगता है, सर्दियों में नहीं लगता। अय्यो। सो इट अब भी मैंने वाज, जोड़ा तो कुछ तो- ठीक है ना। अब जरा देखें फिर ये कुछ नहीं थाईलैंड का अंग्रेजों में सी हम्म। देखा थी सर वो आपने जैस वाले क्लासेस के बीच में स्पेस भी नहीं कर रखा था, मैंने स्पेस भी कर दिया अरे वो लगा है। क्या तो जैस बहुत वाला अच्छा बना दिया। है ना सर, बहुत अच्छा बनाया है। मैं वही अच्छी। ओह यार वाह। So it was printing कैपेबल। सर आपको खुद को 15 मिनट लगते थे, मैंने हमको 5 15 मिनट मिनट में लगते हैं ये, क्योंकि अच्छा ढूंढो फिर लगाओ। हाँ हमसे भाई तो मैंने लगते 5 नहीं। मिनट में कर दिया वो It बिना was माइक्रोफोन का। capable of printing। अब तुमको ही बुलाएंगे नया पे। ये सर, मैं जा- Part time job. मैं जा रही। शीट्स पर आवर। चलो इतना वो निकालता था। अब इन द 19th century offset press was developed which could print up to 6 colors at a time। अभी भी तो देखते हो न्यूज़पेपर में नीचे छोटी छोटी बिंदियां लगी हैं। हाँ तो उतने कलर से मिला के वो बनती है, यानी वे कलर है उनके मिक्सिंग से हम कलर। पहला पेज रंगीन छपता है कि नहीं न्यूज़पेपर में, तो 6 कलर भी वो छापने लगे। फ्रॉम द टर्न ऑफ 20th century इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस स्पीडिंग अप प्रिंटिंग ऑपरेशन। फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड आ गए, बिजली से चलने वाले प्रेस। नाउ इंडिया has a very rich and old tradition of hand-written manuscript in Sanskrit, Arabic, Persian as well as in various vernacular language। vernacular का मतलब है देसी भाषाओं में भी बहुत कुछ लिखा गया, जैसे मैथिली में लिखा गया, बिहारी में लिखा गया, अलग अलग असमिया है। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब है जो फॉक टेल्स लिखी जाती थी। तो यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट का बड़ा पुराना कल्चर था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सारे यूरोप की बात हो रही, कहाँ कहाँ हो रही, भारत की तो हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर अब कैसे आया? यहाँ तो वो अरबी में, Portuguese फारसी में side। मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी और संस्कृत में भी लिखी जाती थी। पांडुलिपि मतलब पांडुलिपि भी हाथ की लिखी हुई है, मैन्युस्क्रिप्ट वर कॉपी। पांडुलिपि हस्तलिपि ही है एक तरीके से। सो वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर। तो हो सकता है ताड़ पत्रों पे लिखी ताड़ जाती के है, तो वो दैट वर हैंडमेड पेपर पर या पाम लीव्स ताड़ के पत्रों पे लिखी जाती थी। ताड़ के पत्तों या हाथ से There were several problems. Still they continued to be produced till the introduction of print in the late 19th century। यानी 1875 के बाद हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस आई। सब जगह से टहल के तब आई। जब हम उनके गुलाम बन गए अंग्रेजों के, तब हमारे यहाँ आई, क्योंकि वहीं से आनी ही थी। सर लेकिन सर पर पोर्चुगीज लाए थे ना इधर तो। हाँ? पोर्चुगीज लाए थे ना इधर। अब ये देखते हैं कि कौन यहाँ पर पुर्तगाल आया के है। लोग। सर तो वेदास कैसे लिखी? सब ताड़ पत्रों पे प्रिंटिंग सब कुछ है। सो प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद द पोर्टुगीज मिशनरीज इन मिड 16th सेंचुरी। सबसे पहले ये गोवा में आए, क्योंकि पुर्तगाल क्या है? स्पेन में। स्पेन। पोर्टुगीज हमने आपको बताया कि डच है नीदरलैंड, और पोर्टुगीज कौन है? सर स्पेन। पोर्टुगीज। सर पोर्टुगल कोई कंट्री नहीं पुर्तगाली। है। अब वो पुर्तगाल का ही नया नाम स्पेन है, पोर्टुगीज। पुर्तगाली। दैट इज पुर्तगाल। पुर्तगाली। टीम तो की ये तरह। इसको अब इसका नया नाम क्या है? स्पेन। तो स्पेन, ठीक है। अब डच कहाँ के हैं? सर डच स्पेन। नीदरलैंड। स्पेन के। नीदरलैंड। तो 4 लोगों के उपनिवेश बने, फ्रांस के, ब्रिटेन के, स्पेन के और डच। भारत में इनके भी बने थे। कुछ डच का सर आसपास फ्रेंच भी प्रभाव तो था। आए थे। हैं? सर फ्रेंच का ये डलहौजी था। हाँ।
तो फ्रेंच ने भी यहाँ पर बनाए, सब लोग अलग अलग दिशाओं से यहाँ पर उपनिवेश बनाने आए। फिर ब्रिटिश ने सबको एलिमिनेट किया, उसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद सबसे पहले पोर्टुगीज मिशनरीज इन। क्यों मिशनरी का क्या मतलब है? वो किताबें बांटने लगे, बाइबल पढ़ो, यानी भारत में जितने भी हैं क्रिश्चियन सब कन्वर्टेड है। हम लोगों के यहाँ भी बहुत किताबें दी जाती थी, बाइबल और ऐसी ऐसी किताबें पहले मिशनरी बहुत चलती थी, फ्री में लो इसको पढ़ो। तो फ्री में अभी भी आप जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी कुरान मुफ्त में बंटती है प्रगति में, लो बस नाम लिखो, फोन नंबर लिखो, ले जाओ। लेने वाला कोई नहीं है। और खूब सुंदर सुनने लगता, सोने के अक्षर से ऊपर उसकी जिल्द साजी इतनी अच्छी है, बुक बाइंडिंग दिखने से ऐसी अट्रैक्टिव लगती, बस ले ही लो, इतनी अच्छी। बहुत महंगी बुक होगी, लेकिन समझो इसको कहते हैं मिशनरी, जो रिलीजियस नहीं, जो रिलीजन को प्रसार करते हैं उनको क्या कहते हैं? सर आप सिर्फ गीता पढ़ते हो ना? जो भी है हमारे यहाँ जो हिंदी रिलीजियस सभी किताबें होती हैं, तो सब कुछ है। तो ये चीज है, तो उनके में अगर आप कुरान पढ़ोगे ना, तो हर तीसरी लाइन में कत्ल, हत्या, यही सब है। मतलब पूरी किताब में कोई आपको ये नहीं आत्मा के शोध के बारे में नहीं मिलेगा। पूरी बुक पलट जाओ, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आप क्या पढ़ोगे उसमें, है ना? उन्होंने उसको मार दिया, फिर उसके बाद क्या हुए, उनके बीच में होने लगा कि कौन हमारा खलीफा बनेगा, फिर कत्ल कर दिया। फिर हुसैन का 72 लोगों के साथ कत्ल कर दिया, कि मतलब हुसैन और उनके परिवार वालों जो नहीं थे, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के उनके नवासे नाती, उनके परिवार में 72 लोग थे। तो हुसैन को खलीफा नहीं बनने दिया, तो अब कोई और खलीफा बनना था, उसको बनना चाहिए उनके नवासे को। तो फिर किसी ने बोल दिया हुसैन को, तुमको बुला रहे हैं खलीफा बनाने के लिए, आ जाओ मक्का में। तो वो जब परिवार के साथ आए, तो जो खलीफा बन रहा था वो वहाँ आ गया, बोला लो तुम हमको बेत दे दो, यानी हमारे नाम ऑर्डर निकाल दो, तुम ही खलीफा हो, हमें ऑब्जेक्शन नहीं। जब सब लोग कहते थे कि ऑब्जेक्शन नहीं, तभी कोई खलीफा बनता था। तो इन्होंने कहा ऐसे तो हम बेत नहीं देंगे, तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो। जो खलीफा बन रहा था तो वो खराब आदमी था, तो उसने क्या कर दिया, इन लोगों के परिवार का पानी ही बंद कर दिया। वो लोग जहाँ शिविर लगाए थे, तो फिर क्यों बेत मतलब? बेत का मतलब यू एक ऑर्डर पास कर दो कि मुझे कोई इतराज नहीं, तुम ही खलीफा। तो फिर उसके बारे उसी वजह से मुहर्रम मनाया जाता है, पूरा परिवार मर गया। और उसके तुम गाने सुनोगे तो छोटे छोटे बच्चे, इतना कि तुमने नवासे को पानी न दिया हुसैन को, तो ये बड़े सुंदर गाने हैं। वो गाने सुन मेस्मराइज, मतलब छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं कि मैं नवासा न था, और वो गाने बहुत अच्छे हैं मुहर्रम। अगर आप सुनते हो रोना नहीं आता। अब देखो नाउ ये जैसे आपको मैं बता देता हूँ, इसके आगे 1 मिनट के लिए दिखाता हूँ, बहुत अच्छे हाँ सर, सर आपका भी मन करके सुनने। नहीं, हम बता रहे हैं कि कुछ ऐसा कल्चर है कि जो मेस्मराइज कर देता है, मंत्रमुग्ध कर देता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। मुहर्रम का फेमस गीत सर उधर हाँ, ये बता रहा है। पीछे पीछे। अरे मैं ऐसे इधर ही बैठ इसके पीछे बोलो। अरे ये देख रहा पीछे वाला बोला मैंने। मुहर्रम का ऐसे 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 क्या दिखता है? हाँ? समझ नहीं, स्क्रीन के सामने। सर ऐसे देखो ना, ये हाथ दोनों पीछे नहीं रखे जाते हैं। सर sang by kids। मुहर्रम सॉन्ग Yes. बाय किड्स, ये बात सही है। ये देखो, तो मेरे को नहीं दिखा, तो पीछे हुआ। हुसैन उनके नवासे थे। देखो ये लोग अपने को मारते हैं कि हम होते तो तुम्हें बचा लेते।
उसका नाना नबी था, पैगंबर। तो ये इस गीत का मिसरा है। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। तुमने मेरा पानी क्यों बंद कर दिया, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। क्या मैं उनके संग खेला नहीं हूँ, मैं उनके साथ खेला नहीं हूँ क्या, क्या उनके साथ झुलाया नहीं गया हूँ, मेरा पानी क्यों बंद करते हो। इस पर प्यारा मतलब उनका नवासा था, नाती था, तो वो उसी पे ये सॉन्ग बनाया। तो इस गीत पर ये लोग करते हैं। बात समझ में आ गई ना कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। सो नाउ अब देखें अपनी बात पर आते हैं कि सर अगर आपको कभी मस्जिद के अंदर पीछे आपको डर नहीं लगेगा। हम जाते हैं, जैसे कई बार वो तो रास्ते में चलते हुए टॉयलेट जाना हो तो मस्जिद जाके कर जाए। सर तुम मुझे चादर चढ़ाने नहीं गए? किसी को क्या मालूम, हम मुस्लिम नहीं। सर मेरे को डर लगता है अंदर जाके डर नहीं नहीं क्योंकि वो पैसा नहीं लगता। मैं एक बार अब देखो नहीं मैं तो अब जैसे यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म की उस पर लिखी जाती थी, देयर वर सेवरल सर आप प्रॉब्लम्स। दरगाह शरीफ गए हो कभी? हाँ? दरगाह शरीफ गए हो? मैं गई हूँ। मैं गई हूँ। देयर वर सेवरल प्रॉब्लम्स। अजमेर की दरगाह शरीफ में गई हैं विद दीज मैन्युस्क्रिप्ट। सर आप नहीं गए, मैं हम गए हैं। हाँ तो अपनी सिस्टर और सबके साथ में। अच्छा वहाँ पे ना सर सब लोग ना रोते मतलब ऐसे तो करते ही है ना, बहुत सारे लोग ना वहाँ पे जाके रोते हैं। हाँ ऐसा होता है, अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं। हाँ। स्टिल दे कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड टिल। तो हमारे यहाँ ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ये 19th सेंचुरी यानी 1875 तक ऐसे ही चलती रही। फिर क्या हुआ कि वैसे तो हमें मालूम है कि इंग्लैंड ने हम पर कब शासन किया बताइए, 1747 से 1947, 200 साल शासन किया। लेकिन हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया 1875 में आया, शुरुआती दौर में नहीं आया, लेट में आया। जब इंग्लिश लोगों को ये था कि अब हम यहीं रहने वाले हैं तो प्रिंट मीडिया भी आए, उनके लीजर्स की सब चीजें आई तो बुक्स भी आई। अब पुर्तगीज में आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमारे यहाँ गोवा में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले आए। सो वाइट वाज देयर मिशनरी, अपने धर्म का प्रचार करना, ठीक है कि नहीं। सो फर्स्ट केम इन गोवा प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम इन इंडिया। इंडिया भारत का हिस्सा कब बना बताओ। सर इंडिया में ये गोवा सर गोवा 1975 इतना 1975 और नहीं तो उसके पहले वो डच की थी। अच्छा तभी गोवा में गोवा दो बार इंडिपेंडेंस डे हाँ, बनता है। तो फर्स्ट केम सब बाद में बने हैं। हमारे बहुत सारे हिमाचल, ये असम के कुछ हैं, अरुणाचल के सब पेन का स्टिकर आपके इधर बेंच पे अच्छा। चिपका सो फर्स्ट केम पेन का। टू इंडिया थ्रू गोवा, केम टू गोवा, ठीक है, बाय पोर्टुगीज मिशनरीज। मिशनरी इसका मतलब है स्पेन, पुर्तगाली या स्पेन में भी तो क्रिश्चियंस ही हैं। सो फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन जो वर्ल्ड वाइड है वो कौन सा है, दैट इज क्रिश्चियनिटी। फिर सेकंड में आता है बुद्धिज्म है, थर्ड पे मुस्लिम आता है, सब कुछ। हिंदू आते हैं। हिंदू भी 5वें नंबर पे है हमारा। अब ये देखो चौथे पे मतलब आप देखो ये हो गया, फिर इसके बाद चौथे पे आता होगा। सर वो भी तो होते हैं जो कोई रिलीजन नहीं मानते। वो भी हैं, आप देखो चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाकिया के लोग रिलीजन नहीं मानते, बहुत सारे लोग नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे हैं। अब ये देखिए, नाउ जीसुइट प्रीस्ट learned Konkani and print several tracts. By 1674, 50 books had been printed.
एक इंग्लिश पर्सन था, उसने कोंकणी सीखी। आपको मालूम है कोंकण रेलवे क्या होता है? ये जो गोवा से मालाबार तक जाती है, कहाँ तक? बॉम्बे तक। वो रूट इतना एक्सोटिक है, वहां जाओ तो लगता है पहाड़ों से जा रहा है ट्रेन, तुम्हारी जैसे लगता है कि कुलाचे मार रही है हिरन की तरह, कहाँ कहाँ से जाती है, आप देखते रह जाओ। तो आप गए हो? मतलब वेरी एक्सोटिक रूट। आप उसको हमने तो YouTube में देखा है, अच्छा। लेकिन इट इज सो एक्सोटिक। सर एक बार देखा दो सर एक सेकंड। मतलब कोंकण रेलवे है, कहाँ से कहाँ जाती है? गोवा से मुंबई। मालाबार हिल कहाँ है? जहाँ सब हीरो हीरोइन रहते हैं। हाँ सो इस तरीके से कोंकणी सीखी सबसे पहले। और गोवा की लैंग्वेज क्या है? कोंकणी तो है। कोंकणी। तो उसने कोंकण सीखी और 50 बुक्स निकाली। सो 50 बुक, इसका नाम याद कर लो, दैट इज जेसुइट प्रीस्ट। ये पादरी था, तो फादर, ठीक है। लर्न कोंकणी, कोंकणी and printed 50 books in Konkan language and printed 50 books in vernacular language, वर्नाकुलर मतलब क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में कोंकणी। अब आगे देखिए, फिर जेम्स ऑगस्टस ने क्या किया? कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड फर्स्ट मलयालम एंड तमिल बुक्स। इसके बाद कैथोलिक प्रीस्ट, क्योंकि आप भी मलयालम में केरला में जाओगे ज्यादातर चर्च बहुत है वहाँ पे, तो वो सब कैथोलिक थे, उन्होंने वहाँ प्रचार किया। और मलयालम और तमिल में भी, क्योंकि स्वदेशी भाषा में प्रचार करना आसान है। उनको इंग्लिश सिखाओगे तब वो कहाँ पढ़ पाएंगे और कहाँ तुम्हारा धर्म अपना पाएंगे। मलयालम में सिखाओ क्रिश्चियनिटी तो सीख जाएंगे। कब आई थी ये तो लिखा ही नहीं। तो जीसस क्रिस्ट ने, अब इसी के ये सर, ये मतलब कब आई थी? समसामयिक हैं ये दोनों, जो है कंकरेंट हैं। सर आप ये कब आई थी प्रिंटिंग प्रेस गोवा? प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट लेट 19th सेंचुरी यानी 1875 के आसपास, लेट 19th सेंचुरी, सही डेट नहीं दी गई। अब देखो 1780 में क्या हुआ? 1780 में जेम्स ऑगस्टस began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine. James Augustus began to edit Bengal Gazette. गैजेट का मतलब जो बहुत ये जैसे होते नहीं है, ऐसा गैजेट निकलता है, सूचना पत्र, सरकारी घोषणा पत्र कि कौन कौन लोग गजेटेड अफसर बने, कौन IAS बने, तो एक गैजेट निकलता है, सरकारी घोषणा है सब। तो बंगाल गैजेट उसने निकालना शुरू, वो मान्यता प्राप्त है, उसको कोर्ट में भी दिखा सकते हो। Now, literature played a vital role in growth of nationalism. National literature was produced in large quantity, which made Indians aware of their rights and inspired them to fight against British imperialism. तो हमारे यहाँ जो लिटरेचर छपा, इससे हम लोगों ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ में। From the early 19th century, a wide public could participate in public discussion and express their view through media. New idea emerged through clashes of opinion. ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात कही जा रही है कि राम मोहन राय पब्लिश्ड शब्द कुंभड़ी। अब देखो कुछ डिटेल्स हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। कि इंडिया की टाइम लाइन देखो कि उस समय कंटेम्प्ररी टाइम लाइन क्या है। जैसे आप कभी किसी समय का नाटक करते हो तो क्या कंटेम्प्ररी ड्रेस पहनते हो? राम बनोगे तो कंटेम्प्ररी पहनना पड़ेगा, उस समय पर मुकुट ही लगाना पड़ेगा, आप हैट लगा के राम नहीं बन सकते। तो उसी तरीके से उस समय क्या क्या हुआ। नाउ राम मोहन राय पब्लिश्ड शब्द कौमुदी। राम मोहन रॉय पब्लिश्ड, तो उन्होंने संवाद कौमुदी बनाया, संवाद कौमुदी, ठीक है। 1821 में, in 1821 after that and the Hindu Orthodoxy commissioned the Samachar Chandrika to oppose his opinion.
हिंदू और, लेकिन हिंदू में भी रूढ़िवादी लोग थे, तो उन्होंने नई चीज निकाली उनको काउंटर करने के लिए, वो थी समाचार चंद्रिका। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स, हिंदू ऑर्थो रूढ़िवादियों ने उनके विचारों डॉक्स, से ठीक है, समाचार चंद्रिका पब्लिश्ड, क्या पब्लिश किया, दैट इज समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। काउंटर देयर व्यूज। इबिड, इबिड का क्या मतलब है, उपरोक्त, ऊपर लिखे, उपरोक्त तो समझ गए ना, विच इज रिटन, तो ऐसा किया। फिर देवबंद सेमिनरी पब्लिश थाउजेंड्स ऑफ फतवास टेलिंग मुस्लिम लीडर्स हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ। देवबंद, हमारे यहाँ कौन है, बरेलवी और देवबंद है। जो बरेलवी हैं, बरेली के जो मौलाना है वो जाते हैं मक्का में, आज भी दुनिया में उनका सिक्का चलता है। बरेलवी से आए हो, आइए बैठिए, गोश्त खाइए, गोश्त उनको सबसे ताजा गोश्त मिलता है। तो बरेलवी, अब देखो देवबंदी है, देवबंदी और बरेलवी आपस में भी दुश्मन है, वो भी फिरके हैं, 72 फिरके में 2 फिरके वो भी हैं। तो देवबंद सेमिनरी पब्लिश्ड, हजारों फतवे निकाल दिए कि अगर मुस्लिम ये नहीं करेगा तो गला कटेगा, वो नहीं करेगा तो 1000 फतवा। फतवे मतलब कि अगर ये नहीं करोगे देन एग्जीक्यूटेड। सर कानून उनको रोकता नहीं है। निकालते रहते हैं, कौन किसको रोकेगा, उनसे वोट नहीं लेने हैं। ओह, ये भी। देवबंद, ठीक है, पब्लिश्ड सर घोषणा होता है फिर। थाउजेंड ऑफ फतवास, तो ऑफ फतवास कि तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, ऑफ फतवास, ठीक है, किस लिए, हाउ टू बिहेव, हाउ टू बिहेव। जो मुस्लिम औरतें हैं उनको मेकअप का हुक्म नहीं है, लेकिन फिर भी सब जगह आप देखोगे तो सब मेकअप होता है। हाउ टू बिहेव, फतवे को कौन मानता है, ठीक है, और कैसे हमें मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्राइन को कैसे फॉलो करना है। हिंदूज प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। हिंदुओं में भी जो देशी भाषा में रामायण और महाभारत है खूब प्रचलित हुआ। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, अ 16th century text, came out from Calcutta। यानी लिखा गया ताड़पत्र पर, लेकिन किताबों में कब आया, 1810 में रामचरितमानस तुलसीदास। सर किताबों में आया कैसा, प्रिंटिंग प्रेस तो 19th सेंचुरी। हाँ, तो उन्होंने ताड़पत्र पे लिखा, लेकिन उसको किसी ने पहले फिर मैन्युस्क्रिप्ट बनाया, फिर प्रिंटिंग प्रेस में आ गया। प्रिंटिंग प्रेस में कब आया? प्रिंटिंग प्रेस में 1810 में 1800 रामचरितमानस। और आज भी गीता प्रेस गोरखपुर की लिखी छपी हुई रामचरितमानस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा छापी गई किताब में आती है। सर लेकिन मतलब हर एक हिंदू के घर मौजूद है, इतनी उसकी कापियां मौजूद है। सर देखो आपने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस क्या? इंडिया में आई थी 19th सेंचुरी में। और जो हाँ, तुलसीदास late थे वो 19th अकबर के समय के थे। तुलसीदास अकबर के समय में थे। जब उनके यहाँ एक बार उन्होंने उनको कैद कर लिया था तो पूरे महल में बंदर ही बंदर आ गए थे, और उनकी जेल में ही हनुमान चालीसा लिखी गई। अरे तो हनुमान जी का उन्होंने जेल में जब गाई हनुमान चालीसा तो पूरे महल में बंदर बंदर आ गए। अकबर ने सम्मान के साथ कहा जाइए जो आप करना करिए, हमारे महल कैद में क्यों करा था वैसे? कैद की ये जो है काफिर हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, इनको बंद करो। काफिर है मतलब? जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वे सब मर जाने चाहिए। ये क्या बात है? वही ना। यही तो इनके में लिखा है कुरान। सर लेकिन अकबर ने तो हम सब लोग योगा के लिए काफिर हिंदू हैं। मंदिर भी बनवाया था आगरा में। वो सब कहने की बातें हैं। वो घाट लोग होते हैं ना, बहुत बड़ा किया, जब 1000 तोड़ दिए वो नहीं लिखा, और फिर जैसे किसी जगह उनका बाइस। कोई पूछा हुआ बाइसिंग है, तो इसीलिए इंडियन ऑथेंटिकेशन नहीं है जो इंडियन हिस्ट्री बाहर से जो ली गई उसी को मानते हैं। अब ये भी रेफरेंस दिया जाता तो बाहर की स्टोरी, वो सर- पैसे दे के इतिहास सर बना। आप ये तो बताओ कि प्रिंटिंग अब प्रेस देखो, इंडिया में लेट 19th सेंचुरी में आई थी, लेकिन 1810 में रामायण सर प्रिंट भी लेट हुई। नाइट प्रिंट हुई है,
तो द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन 16th century टेस्ट केम आउट फ्रॉम कलकत्ता 1810 में आई है कलकत्ता से। अब कलकत्ता हो सकता है चाइना के पास हो, उस रूट से आ गई हो, तो फ्रॉम कलकत्ता से आ रही है ये, तो ये वो उसके आसपास है। तो इन रामचरितमानस, तो कलकत्ता में पहले ही प्रिंटिंग आ गई थी। कलकत्ता उसके प्रभाव में है, चाइना के प्रभाव में। अगर वो ऐसा असम। है तो और एक इधर से आ रही, क्या इधर से आ रही। करती है? सबसे पहले तो चाइना से वहां पहुंची, वहां से यहाँ आई समुद्री रूट से, लेकिन वहां से भी तो एक रूट बनता है, चाइना सिल्क सर रूट। अगर ऐसा था तो ठीक है कि नहीं? 594 के बाद ही आ जानी चाहिए थी क्या? नहीं आई, इंडिया में नहीं आई। इंडिया में हम लोग ज्यादा इन चीजों का, सिल्क का तो व्यापार करते थे, किताबों का नहीं होता था, क्योंकि चाइना में खुद प्रिंटिंग प्रेस में, आप देखो अमेरिका सबसे पॉपुलर हुआ, उसमें रोलिंग प्रेस और क्या हुआ, यूरोप में ज्यादा हुआ, फ्रांस में। चाइना में उतनी जल्दी विकास नहीं हुआ प्रिंट का। उसके बाद की कहानी बाहर की है, सब यूरोप की, तो यूरोप से हमारे यहाँ पहुंची। तो रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास 1600 में लिखी गई, छपी इतने में। आपने फर्स्ट रामचरित पब्लिश मानस, राम के चरित, रामचरित मानस, ठीक है। मानस यानी ह्यूमन। सो फर्स्ट सिर्फ देवबंद कौन पब्लिश, थे? देवबंद जो भी हैं, दैट इज देवबंद एक जगह का नाम है, और एक इसी तरीके से बरेलवी, बरेली में बरेलवी है, वहाँ पर आप जाओगे ना, बरेली में सब बड़े बड़े वहाँ पर वो होते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ पर सिखाए जाते हैं मदरसे, ठीक है। और इतने बड़े बड़े लड़के जयंत के बराबर, और वो बता रहा है उनका जो गुरु है, हमने इनको रेलवे फॉर्म भरना सिखा दिया है। क्या इतने अब हाँ, मतलब वो ज्यादा जानते हैं तो नहीं, कहीं जाए तो कम से कम अपना रिजर्वेशन तो करा सकें। हम सर, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। ऐसे ऐसे वो सर, बात ऐसा हम भी नहीं, इतना भी कम है, तो हमने रेलवे में बात की तो बोला कि अब ये सब लिखने पड़ने लगे। आपने अब- रेलवे को कॉल किया? रेलवे में नहीं, सर? वो पूरी बोगी भरी थी बरेलवियों से। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया था, वो बरेली में रहती है। जब मैं सर, वहाँ मेरी था तो मैं नानी का देखा, ये घर है सब बरेली इतने में। लोग कहाँ, बोली ये घर जा रहे हैं अपने। इन्होंने पहले उसकी शिक्षा हासिल कर ली है, तालीम, अब दूसरे उसकी करेंगे। मतलब फिर तब हमारी बहुत लंबी बात हुई उनसे, तब उन्होंने बताया। फिर हमने कहा फिर आप लोगों का तो देवबंदी, वो हमारे दुश्मन। हमने कहा कि कैसे तुम्हारे वो सिखाते हैं आका, दुश्मन क्यों बोल रहे हो, वो तो सब एक ही। नहीं, हम एक नहीं है, छोटा सा बच्चा बोल रहा हूँ। मैंने कहा अभी से ये दुश्मन समझ रहे हो। एक अभी मतलब छोटा ही बच्चा है 5 साल का, उससे सुन लो वो सारी गालियाँ निकाली। तो फर्स्ट पब्लिश्ड इन कलकत्ता। अब देखो नाउ, यहाँ पर फ्रॉम 1880 द नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे पब्लिश वेरियस रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर। फिर नवल किशोर प्रेस और लखनऊ और वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज निकाली। प्रिंटिंग क्रिएटेड डिजायर ऑफ न्यू काइंड ऑफ राइटिंग इन इंडिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1870 में द कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स बनाए जाने लगे इंडिया में, बड़े बड़े लोगों के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स बनाए जाने लगे। और फिर राइटर्स स्टार्ट राइटिंग ऑफ लाइफ्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन, वुमेन्स रीडर्स इंक्रीज, मिडिल क्लास होम में औरतों की संख्या बढ़ने लगी, जर्नल्स आने लगे। फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, ये नाम याद रखो, राज सुंदरी देवी, यंग मैरिड गर्ल, तो उसने क्या कर दिया, अमर जीवन कहानी लिखी, ऑटोबायोग्राफी, ये इम्पोर्टेंट है। सो 1876 इन 1860 में, अच्छा 1876 में दैट इज रस सुंदरी देवी, ठीक है, पब्लिश्ड। उसने क्या किया, मैरिड गर्ल, अमर जीवन, पब्लिश्ड अमर जीवन, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1880 में
फिर कुछ और भी हैं, कैलाश अश्विनी देवी, उन्होंने कुछ और किताबें लिखी, ठीक है। सो एक्सपीरियंस ऑफ एंड हाउ वुमेन्स वर इम्प्रिजन्ड एट होम, कैसे औरतों को घर से नहीं निकलने दिया जाता। बंगाल में तो बड़ी बुरी दशा थी, औरतों को जला दिया जाता था। वहां पे तो क्या था कि छोटी लड़कियों का बड़ों से शादी हुई, हाँ बूढ़ों से, अब वो मर गए तो बाल मुड़ा दिए और फिर उनको या जला दिया या फिर सफेद कपड़े पहना दिए। सती प्रथा जैसी स्थिति थी। राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया, वो रिफॉर्मर भी थे। तो ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामबाई रोड द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, इन लोगों ने लिखा कि मिजरेबल लाइफ है, ताराबाई शिंदे ने। फिर इसके बाद दैट इज बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, एजुकेशनिस्ट एंड लिटरेरी फिगर, स्ट्रांगली कंडेम्ड मेन फॉर विद होल्डिंग एजुकेशन फ्रॉम वुमेन। तो बेगम रुकैया ने बताया कि क्यों औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता, इसको कंडेम किया। Soon a large segment of it was devoted to the education of women। फिर उर्दू, तमिल, बंगाली में प्रिंटिंग होने लगी। इन पंजाब राम चड्ढा पब्लिश द फर्स्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स। तो रामचंद्र ने क्या पब्लिश किया, राम चड्ढा ने, कि स्त्री धर्म के क्या कर्तव्य हैं, कैसे उन्हें ओबीडियंट होना चाहिए। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश्ड बुकलेट about good quality of women। Peddlers took the Batala publications to home, enabling women to read their leisure time। For the poor, public libraries were set up। गरीब लोगों के भी लाइब्रेरी बनाई जाने लगी। और गुलामगिरी ऑफ ज्योतिबा फूले एक्सपोज द इल ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट। ज्योतिबा फूले भी एक समाज सुधारक थे, उन्होंने गुलामगिरी लिखी। ज्योतिबा फूले ने कौन सी किताब लिखी, ज्योतिबा फूले पर किताब पिक्चर भी बन चुकी है, और इन्होंने लिखी गुलामगिरी, ठीक है। अंबेडकर एंड रामस्वामी नैकर रोड पावरफुल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अंबेडकर ने भी किताब लिखी और रामस्वामी नैकर ने पावरफुली काफी कुछ लिखा। छोटे और बड़े का सवाल, ये काशिबा ने लिखी। एक्सपोज द लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास, छोटा कौन है और बड़ा कौन है, काशिबा ने इस पर लिखी। सुदर्शन चक्र पब्लिश्ड ए कलेक्शन ऑफ सच्ची कविताएं। सो इस तरीके से वर्नाकुलर प्रेस आ गई, ठीक है। यही कहानी है, बस इतना ही रखो। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखी। वेलकम। अब इस पर बेस्ड एमसीक्यू कर लेंगे। सर ये लो। चलिए